ये कहानी आप ऑडियो एफएम पर सुन रहे हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये बस लेखक की कल्पना मात्र है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अध्याय 39, सेंट्रल लेक आइलैंड। एक पतली धुंध भोर के शुरुआती रोशनी में बसे हर कोई तैयार था और प्रस्थान करने के लिए तैयार था। उनके मार्गदर्शक के रूप में अथर्व ने लंबे समय से आवश्यक तैयारी की थी। ये देखते हुए कि हर कोई तैयार था, वह ब्लैक ऑर्किड झील की ओर जाने लगा, जिसे उसने गुप्त रूप से अपने गंतव्य के रूप में सेट किया था। जब वह बंद हो गया तो जैस्मीन ने अपने शरीर को फैलाया और पेड़ की शाखाओं से नीमली उतर गई। उसने अथर्व से संपर्क किया और पूछा, कल रात आपका आराम कैसे हुआ? इतना खराब भी नहीं। अथर्व ने कबीर की यात्रा का उल्लेख नहीं किया, केवल अपने रास्ते पर जारी रखने से पहले उसके साथ सुख-दुख का आदान प्रदान किया। जैस्मीन ने यह भी अभिनय किया जैसे कि पिछली रात और साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। वे अपनी यात्रा पर जारी रहे, चेक करते हुए वे चले गए। उसने कबीर, वानश और अन्य लोगों को पीछे नहीं किया। दूसरी ओर अथर्व कभी कभी जैस्मीन के साथ बात करते हुए वापस नजर डालते थे। उन्होंने देखा कि कबीर और वानश ने एक साथ गुदगुदाया, चेहरों के साथ फुसफुसाते हुए चिंता के साथ बादल। 1 घंटे बाद वंश ने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई और कहा, मिस तन्वी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जैस्मीन ने अधीरता से डराया। उसने अपना सिर घुमाया और ठंड से पूछा, यह क्या है? यह है। वंश ने घबराकर अपना गला साफ किया। कबीर को चुप रहना जारी रखते हुए उन्होंने खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया, क्या आप जानते हैं कि दिनेश को किसने मारा? ये शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से कोई था। उसने एक गोल्डन मास्क पहना और ब्लैकवाटर पॉन्ड के निचले भाग में अपने अंत से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि वह काले और सफेद राजा पायथन द्वारा मारे गए थे जब उसने नियंत्रण खो दिया था। मैं उस समय तालाब के बाहर था, इसलिए मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि वह कैसे मर गया। उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन ने कल रात कबीर और अथर्व के बीच बातचीत को आत्मा शैतान के माध्यम से और जानबूझकर सच्चाई को छुपाने में जानबूझकर सहायता प्राप्त किया था। अथर्व ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह तुषार था, वंश ने एक सोबर टोन और अभिव्यक्ति के साथ कहा। अथर्व अपने चेहरे पर एक अच्छा नजर डालने में कामयाब रहा। यह सब खत्म हो गया था। यह तुषार के अलावा और कोई नहीं था, वह आदमी जिसे उज्ज्वल सूर्य संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। जैस्मीन ने आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये वह था। हालांकि वह हमारी पीढ़ी में है, उसकी खेती की प्रतिभा मेरा और कबीर से आगे निकल जाती है। हम दोनों में से कोई भी ऊपरी दुनिया में संप्रदायों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए योग्य नहीं था। हालांकि तुषार लंबे समय से रेडियंट सन संप्रदाय में शामिल हो गए थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वानश ने अपनी भर्ती जारी रखी। ये स्पष्ट नहीं है कि वह किससे नाराज था या उसने उज्ज्वल सूर्य संप्रदाय में क्या गलती की थी, लेकिन उसे उसके चेहरे को डराकर दंडित किया गया था और अंततः निष्कासित कर दिया गया था। डोन कबीले ने उज्ज्वल सन संप्रदाय के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की और न ही उन्होंने उसे अपने कबीले में वापस स्वीकार करने की हिम्मत की। अब तक तुषार के ठिकाने अज्ञात थे। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह तीसरी दुनिया से लौट आएगा और छाया दर्शक संप्रदाय का सदस्य बन जाएगा। जैस्मीन ने उदासीनता से कहा, वह पहले से ही मर चुका है, तो चिंता करने के लिए क्या है? वह मर चुका है, लेकिन डोन कबीले द्वारा भेजी गई खोज पार्टी का नेता उसके गोद लिए गए बेटे भुवन के अलावा कोई नहीं था। वंश ने कांपती आवाज के साथ कहा। जब उन्होंने भुवन का उल्लेख किया तो उनकी आंखों में डर तुषार से आगे निकल गया। वंश ने भारी हिलाया, अपने माथे को संकट में रगड़ते हुए। भुवन डोन कबीले का एक सच्चा सदस्य नहीं है। वह कोई है जो तुषार बाहर से लाया गया है और उसे अपने रूप में अपनाया गया है। भुवन निर्मम, रक्तपात और डोन कबीले की नई पीढ़ी के बीच भी दुर्जय मुकाबला करने वाला है। अफवाह यह है कि वह पहले से ही हड्डी के फोजिंग मज्जा सफाई प्रक्रिया पर शुरू हो गया है और दीप्तिमान सूर्य संप्रदाय की भर्ती के प्रयासों को खारिज कर दिया है। रेडियंट सन संप्रदाय डोन कबीले का बैकर है। यदि वह उज्ज्वल सूर्य संप्रदाय को अस्वीकार करने की हिम्मत करता है तो ये तुषार के निष्कासन के कारण रहा होगा। चूंकि तुषार छाया दर्शक संप्रदाय के सदस्य थे, क्या भुवन उन्हें भी शामिल कर सकते थे? अपने चालाक और निर्ममता के साथ, अगर वह शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के साथ टकरा रहा है तो हम में से कोई भी 7 प्रमुख कुलों में से कोई भी एकांत पर्वत श्रृंखला से बचने की संभावना नहीं है। जैसा कि वानश ने बात की, उनकी बेटी एनी हैरान दिखाई दी। वह स्पष्ट रूप से भुवन द्वारा उत्पन्न खतरे से अवगत थी।
सू कबीले और वह कबीले के सदस्य भुवन के नाम के उल्लेख से समान रूप से हिल गए थे, जैसे कि मौत की घंटियों के टोलिंग ने उनके दिमाग में बदल दिया हो। जैस्मिन अप्रभावित रहा। तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं? हम दोनों ने एकांत पर्वत श्रृंखला से हटने का फैसला किया है। हम तुषार और शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के बीच की मिलीभगत की रिपोर्ट करने के लिए लौट आएंगे। भुवन की बात को निपटने के लिए डोन कबीले पर छोड़ दिया जाएगा, वंश ने कहा, आवाज की आशंका के साथ। समाप्त होने के बाद उन्होंने अन्वी पर नजर डाली। वह जो सबसे ज्यादा चिंतित था वह थी उसकी बेटी अन्वी। वह मरने से डरता नहीं था, लेकिन एनी युवा था और अभी भी उसके आगे एक आशाजनक भविष्य था। उसे उसके लिए उच्च उम्मीदें थीं। आखिरकार वह पहले से ही उज्ज्वल सूर्य संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी और जल्द ही खेती करने के लिए ऊपरी दुनिया में जाने के लिए तैयार थी। अन्वी को एकांत पर्वत श्रृंखला में किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना चाहिए। अपने आप को सूट करें, जैस्मीन ने उदासीनता से कहा। अथर्व की भयावह टकटकी को नजरअंदाज करते हुए वह उसे पिछले करती है, जैसे कि सू कबीले और वह कबीले को छोड़ देती है। उसके उदासीन रवैये ने वंश और कबीर को गुप्त रूप से नाराज कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने भी राहत की सांस ली। कुछ ही समय बाद उन्होंने अथर्व से संपर्क किया कि वे एकांत पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने और मानव सभ्यता में लौटने के लिए सबसे तेज मार्ग के बारे में पूछें। जिस तरह अथर्व जवाब देने वाला था, उसी तरह जैस्मीन से एक चौंका देने वाला रोना दूर से गूंजता था। उसके रोते हुए अथर्व ने उन दोनों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिजली की तरह डांट किया, हाथ में ड्रैगनवुड भाले। वंश और कबीर को अपनी अविश्वसनीय गति से डूब गए। दोनों ने एक नजर का आदान प्रदान किया। उन्हें अभी तक अथर्व से मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से उसका अनुसरण करने का फैसला किया। एक लाश सूखे रक्त में घास के बीच लेट जाती है, जो एक बेईमानी की बदबू का उत्सर्जन करती है। शरीर एक महिला कल्टीवेटर के रूप में दिखाई दिया। उसके लंबे बाल के बारे में बिखरे हुए थे और उसके कपड़े खंडित स्टार पैटर्न से सजी थे। ऐसा लग रहा था कि जंगली जानवरों ने उसके शरीर को तबाह कर दिया था। एक सफेद जैड हेयरपिन ने उसकी खूनी बाईं हथेली में आराम किया। सफेद जैड हेयरपिन चमक गया। क्रूर और खूनी दृश्य के साथ स्पष्ट रूप से विपरीत इसकी चमक बेदाग और प्राचीन दिखाई दी। कबीर और वंश ने भाग लिया। उन्होंने लाश पर कपड़ों की ओर देखा और जल्दी से निष्कर्ष निकाला, वह स्टार रिवर एलायंस से है। गिल्ड रथ क्रिसेंट मून लेक के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन स्टार रिवर एलायंस के किसी भी सदस्य का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लगता था कि वे दुर्घटना के बाद रथ से निकले थे। कोई आश्चर्य नहीं कि हम सोने का पानी चढ़ा रथ में कुछ भी मूल्यवान नहीं पाए, कबीर बड़बड़ाया। उसकी ठुड्डी पर हमला कर रहा है। वंश ने सफेद जैड हेयरपिन को देखा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह महसूस करता है कि यह उसकी बेटी के अनुरूप होगा, जब वह साफ हो गया था। एक निम्न श्रेणी की भावना कलाकृतियों की तरह दिखता है। जैस्मीन ने सफेद जैड पिन को पकड़े हाथ को लात मारने से पहले लाश के बगल से म्यूट कर दिया। सफेद जैड हेयरपिन एक उज्ज्वल रोशनी के साथ भड़क गया, अप्रत्याशित रूप से बाहर उड़ रहा था और पास के पेड़ की ओर गोली मार दी। यह पेड़ के तने के माध्यम से छेदा गया और अन्वी के बगल में घास पर उतरा। पेड़ के तने के माध्यम से छेदने के बाद हेयरपिन पर रक्तपात चमत्कारिक रूप से गायब हो गया, जिससे इसकी उत्कृष्ट जैड जैसी गुणवत्ता बढ़ गई। हेयरपिन पर टकटकी लगाकर घास में घोंसले अन्वी को उसके दिल में थोड़ी लालसा महसूस हुई। हालांकि हेयरपिन को ये देखते हुए कि सिर्फ खून से सना हुआ था और उसे जैस्मीन द्वारा लात मारी गई थी, उसने इसे लेने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस किया। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे ले लो, मुझे वैसे भी इसकी परवाह नहीं है, जैस्मीन ने हल्के से चकमा दिया। एक उदासीन स्वर के साथ उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम शायद स्टार रिवर एलायंस के सदस्यों के लाशों से आगे की आत्मा कलाकृतियां पाएंगे। धन्यवाद मिस तन्वी, वंश ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए कहा। उन्होंने अन्वी पर एक कठोर नजर डाली। बहन आपको धन्यवाद, अन्वी ने कहा। निंग चरित्र को चतुराई से छोड़ दिया। उसने खुशी से सफेद जैड हेयरपिन को एक रुमाल में लपेट दिया, इसे अच्छी तरह से साफ करने और बाद में इसके चमत्कार की खोज करने के लिए उत्सुक था। भाई सू, हम यहाँ रहते हुए एक नजर डाल सकते हैं, कबीर ने सुझाव दिया। वंश ने सिर हिलाया। जरूर जरूर, क्यों नहीं। दोनों ने जल्द से जल्द एकांत पर्वत श्रृंखला छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन अब उन्होंने अस्थायी रूप से उस विचार को दूर कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कुछ नया खोजने की उम्मीद करते हुए अथर्व और तन्वी के साथ थोड़ी देर के लिए फैसला किया। तारांकन तारांकन तारांकन। अथर्व ने रास्ते का नेतृत्व करना जारी रखा। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्टार रिवर एलायंस से संबंधित कई लाशों का सामना किया।
जैस्मिन की व्यवस्थाओं के अनुसार लाशों पर पाए जाने वाली सभी कलाकृतियों को सू कबीले और हे कबीले के बीच विभाजित किया गया था, जबकि आत्मा के पत्थर सभी को अथर्व को दिए गए थे। इस बीच जैस्मीन ने कुछ भी नहीं लिया। यह वितरण सू कबीले के सदस्यों और हे कबीले के सदस्यों से कोई आपत्ति नहीं मिला। उन्होंने उसके कार्यों को अथर्व के प्रति उसके स्नेह के संकेत के रूप में माना, खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया और केवल अथर्व के लिए आत्मा के पत्थरों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया। स्टार रिवर एलायंस के सदस्यों की लाशों पर छोड़ी गई कलाकृतियों द्वारा खींची गई वंश और कबीर ने अब छोड़ने की बात नहीं की और हर कोई बिना किसी घटना के शांति से जारी रहा। एक दिन अथर्व ने घास की कमर ऊंची मोटी से बाहर कदम रखा और चिल्लाया, हम यहाँ हैं। जैसे ही वह मोटी से निकला, उसे एक हल्की नीली झील द्वारा बधाई दी गई, जो कि क्रिसेंट मून लेक की तुलना में बहुत बड़ी थी। उससे पहले झील एक सूक्ष्म एज्योर टिंट के साथ झिलमिलाती थी, जो क्रिसेंट मून झील के प्राचीन सफेद से अलग थी। इस विपरीत का कारण ब्लैक ऑर्किड झील के पानी की लवणता थी। कई मछलियां अक्सर बर्फीले झील के पानी के भीतर तैरती हैं। इन मछलियों ने असाधारण रूप से स्वादिष्ट स्वाद लिया। अथर्व ने अपने होठों को चाटा क्योंकि उन्होंने उन छोटी मछलियों के मनोरम स्वाद को याद किया। बहुत पहले नहीं खाने के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि खुद को फिर से भूख लगी है। लेके शोर पहुंचने के लिए अगला जैस्मीन था। उसकी आंखें जल गईं, उसके सामने दृश्यों से आश्चर्यचकित हो गई। ये ब्लैक ऑर्किड झील है। लाइट ब्लू लेक के केंद्र में स्थित एक अजीब सा द्वीप बैठा। द्वीप में रंगीन फूलों और हरे भरे वनस्पतियों से सजी एक छोटी पहाड़ी थी। पूरे एकांत पर्वत श्रृंखला में कोई जगह नहीं थी जहां वनस्पतियों को उस द्वीप पर घनी भरी और जीवंत थी। द्वीप को एक निश्चित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था, लेकिन यहां तक कि आमतौर पर उदासीन अथर्व भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हर बार कुछ अतिरिक्त झलक चुरा सकता था। ये सिर्फ इतना सुंदर था। हालांकि अथर्व हमेशा अपने पिता की सलाह का पालन करते थे और झील में द्वीप पर कभी नहीं पहुंचे, केवल अपनी परिधि से चिपके रहते थे। कौन? जैसा कि अथर्व झील में परिचित द्वीप पर चकित हो गया, उसने अचानक द्वीप पर पहाड़ी के ऊपर कुछ उड़ते हुए देखा। स्क्विंटिंग और बारीकी से अवलोकन करने के बाद उन्होंने आखिरकार वस्तु बनाए और कहा, सिनिस्टर सोल टेम्पल की ईश्वरीय आत्मा पगोडा। आकाश से उतरी 3 वस्तुओं में से स्टार रिवर एलायंस के गिल्डेड रथ और ब्लड मून संप्रदाय के निराकार सेलबोट या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या ग्राउंडेड थे, स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए पापी आत्मा मंदिर की दिव्य आत्मा पगोडा अभी भी हवाई थी और वर्तमान में निश्चित क्षेत्र से ऊपर थी। क्या एक सुंदर द्वीप है। अन्वी ने कहा कि वह बाहर कदम रखा, अपने जीवंत फूलों और शांत हल्के नीले पानी के साथ सुरम्य सेंट्रल लेक द्वीप पर टकटकी लगाए। उसने खुद को दृश्य से पल पल में प्रवेश किया। उसने कहा, मैंने कभी भी एकांत पर्वत श्रृंखला की तरह उजाड़ जगह में इस तरह के एक सुंदर द्वीप को खोजने की उम्मीद नहीं की थी। ये भयावह आत्मा मंदिर की दिव्य आत्मा पगोडा है। वंश और कबीर ने भी सफेद पगोडा को देखा। जैस्मीन झील के बीच में द्वीप पर चकित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और निर्मल थी, फिर भी उसकी आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमकती थी। तथ्य यह है कि दिव्य आत्मा पगोडा हवाई है। यह इंगित करता है कि द्वीप पर लोग हैं, उसने कहा। वह रुक गई, अपने भौहों को बुनाई। हालांकि यह यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। उस द्वीप पर खगोलीय फीनिक्स की एक हड्डी होनी चाहिए, नीचे जमीन में गहराई से एम्बेडेड। उसने फिर अथर्व की ओर देखा। आप जानते हैं कि द्वीप पर कहीं गहरी दफन आकाशीय फीनिक्स की एक चौथी हड्डी होनी चाहिए, है ना? उसने पूछा। अथर्व ने सिर हिलाया। अध्याय 40 अप्रत्याशित सफेद शिवालय। अथर्व आकाशीय फीनिक्स की चौथी हड्डी की खोज करने के लिए ब्लैक ऑर्किड झील में आए थे। सेलेस्टियल फीनिक्स की हड्डियां अन्य 2 निश्चित क्षेत्रों ब्लैक वाटर पॉन्ड और कीक घाटी में मौजूद थीं। इसलिए निश्चित क्षेत्रों में से एक के रूप में ये कारण था कि एक हड्डी भी सेंट्रल लेक द्वीप पर होगी। यदि द्वीप पर एक चौथी हड्डी खोजने की संभावना थी, तो खगोलीय फीनिक्स के सार के लिए भी संभावना थी। खगोलीय फीनिक्स के अन्य निबंधों से अब तक उन्होंने जो लाभ उठाया था, उसे देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से यहां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया था। वंश ने परिवेश को स्कैन किया, लेकिन किसी को नहीं देखा। डर उसके दिल में। कौन दिव्य आत्मा शिवालय को नियंत्रित कर रहा है? वंश और कबीर खगोलीय फीनिक्स की हड्डी के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में अनिश्चित थे और उन्होंने इसे ज्यादा सोचा नहीं दिया। इसके बजाय उन्हें डर था कि द्वीप पर पगोडा का प्रभारी व्यक्ति द्वीप पर पैर रखने के बाद उन पर हमला कर सकता है। हम एकांत पर्वत श्रृंखला की उत्तरी सीमा की दीवार के बहुत करीब हैं। अथर्व ब्लैक ऑर्किड झील के पीछे की चरम पर घूरते थे। उसकी आंखों ने दूसरी तरफ अपरिचित क्षेत्र को देखने के लिए पहाड़ों के माध्यम से देखने का प्रयास किया।
पहाड़ों के पीछे उत्तरी क्यूई का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इसने चौथी दुनिया की सीमा की दीवार की सीमा की और विचित्र धुंध की उत्पत्ति के रूप में सेवा की। ब्लैक ऑर्किड झील मंद आकाश के नीचे एक सूक्ष्म एजियोर टिंट के साथ झिलमिलाती बीहर चोटियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ लुभावनी रूप से सुंदर। झील के केंद्र में द्वीप के ऊपर तैरने वाले सफेद शिवालय ने एक गंभीर आभा दी। अफवाहों के अनुसार सिनिस्टर सोल टेम्पल से प्रत्येक ईश्वरीय आत्मा पगोडा का निर्माण सफेद हड्डियों के अनगिनत ढेर से किया गया था। तीसरी दुनिया के भयावह आत्मा मंदिर ने शायद ही अन्य संप्रदायों या गुटों के साथ बातचीत की। उन्होंने 7 प्रमुख कुलों से प्रतिभाओं को भर्ती करने से भी परहेज किया, जो रहस्य की एक हवा को बनाए रखा। वंश और कबीर को इस संप्रदाय के बारे में सीमित ज्ञान था, जिससे उन्हें श्रद्धा की भावना पैदा हो गई। थोड़ी देर के लिए द्वीप पर सफेद शिवालय को घूरने के बाद ये जोड़ी एक बार फिर से झिझकती है, ये सोचकर कि क्या उन्हें द्वीप पर पैर रखना चाहिए। उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए जैस्मीन ने महसूस किया कि स्थिति का अधिकतम लाभ उठाना सबसे अच्छा था। इसलिए उसने पहल की और अनुरोध किया, क्या आप कृपया अपने आदमियों को अथर्व और मेरे लिए एक बांस की बेड़ा बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वंश ने अपनी यात्रा को एक साथ याद किया और कैसे उसने किसी भी मैला वस्तुओं का दावा करने से परहेज किया था। दोषी महसूस करते हुए वह सहमत हो गया, निश्चित रूप से। उन्होंने एस्यू कबीले के सेवकों के लिए पास के जंगल में जाने और कुछ बांस को काटने के लिए व्यवस्थित किया। उनका उपयोग एक बांस की बेड़ा बनाने के लिए किया। हमें छोड़ देना चाहिए, कबीर ने अचानक सुझाव दिया। सफेद पगोडा को देखते हुए वह इस भावना को हिला नहीं सकता था कि द्वीप के बारे में कुछ अजीब था। जैसा कि वह लाहौर द्वारा खड़ा था, एक रेंगने वाली ठंडक उसके पास चली गई, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से असहज हो गया। खगोलीय फीनिक्स की चौथी हड्डी द्वीप पर है। क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं हैं कि अंदर क्या हो सकता है? जैसा कि जैस्मीन ने उनकी ओर देखा, प्रेरणा ने अचानक उसे मारा, यदि आप दोनों नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको अपने नौकरों को जाने और अपने स्थान पर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कबीर की आंखों में रुचि की एक चिंगारी दिखाई दी। उन्होंने अतिरिक्त बांस राफ्ट बनाने के लिए और अधिक बांस में कटौती करने के लिए ही कबीले के नौकरों को आदेश दिया। दिव्य आत्मा पगोडा क्या कर रही है, इस तरह मडरा रही है? अन्वी जोर से आश्चर्यचकित हो गया। वंश और कबीर ने अपना सिर हिला दिया। यद्यपि वे जानते थे कि दिव्य आत्मा पगोडा भयावह आत्मा मंदिर से संबंधित है, वे इसके विशिष्ट उद्देश्य या क्षमताओं को नहीं जानते थे। यह आत्माओं की खोज कर रहा है, जैस्मीन ने जवाब दिया। उसने सफेद पगोडा को देखा और कहा, यह एक निश्चित सीमा के भीतर एक आत्मा के साथ किसी भी जीवित होने का पता लगा सकता है। केवल आध्यात्मिक शरीर और कोई भी भौतिक, जैसे आत्माओं, राक्षसों और भूतों के साथ इसे अवशोषित किया जाएगा और इसे बंदी बना लिया जाएगा। जैस्मिन के शब्दों ने एक मिर्ची धार को आगे बढ़ाया। अथर्व हैरान था। उन्होंने महसूस किया कि ब्लैक ऑर्किड झील में पहुंचने के बाद से निंग याओ कुछ अलग हो गए थे। दैवीय आत्मा पगोडा के प्रति उसकी टकटकी एक सूक्ष्म नाराजगी और गहरी आशंका से भर गई थी, जैसे कि वह पहले से ही दिव्य आत्मा शिवालय के कारण पीड़ित थी। क्या ये पत्थर के ढेर में क्या हुआ है? सिनिस्टर सोल टेम्पल कल्टीवेटर्स की लाशों ने निंग कबीले को कई हताहतों की संख्या का सामना किया, अथर्व ने याद किया। पत्थर के ढेर के अंदर की लाशों ने ब्लड मून संप्रदाय की पोशाक पहनी थी। इसके कारण देवराज ने स्थिति को गलत बताया और परिणामस्वरूप झोऊ और निंग कबीले के सदस्यों पर स्पिरिट डेविल्स का हमला हुआ। हालांकि जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही संदिग्ध वह स्थिति को पाया। एकांत पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में काले ऑर्किड झील के ऊपर मंडराते हुए पापी आत्मा मंदिर की दिव्य आत्मा पगोडा। हालांकि रक्तचंद्रमा संप्रदाय की पोशाक पहने हुए भयावह आत्मा मंदिर के कल्टीवेटर एकांत पर्वत श्रृंखला के सबसे दक्षिणी हिस्से में उनके निधन से मिले। सैकड़ों मील ने इन दोनों स्थानों को अलग कर दिया। संदेह ने अथर्व का दिल भर दिया। उन्होंने चुपके से सतर्क रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने बहती और मायावी सफेद शिवालय का अवलोकन किया। कुछ ही समय बाद सु कबीले और वह कबीले के नौकरों ने कई बांस राफ्ट का निर्माण किया। वंश और कबीर के आदेशों के तहत 4 नौकरों को 2 समूहों में विभाजित किया गया और सेंट्रल लेक द्वीप की ओर बढ़ाया गया। कबीर ने चिल्लाया, नई खोजों को हमें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। आशंका से भरे 4 नौकर केवल सिर हिला सकते थे, क्योंकि वे सेंट्रल लेक द्वीप की ओर भयभीत झलक डालते हैं। वे इस भावना को हिला नहीं सकते थे कि द्वीप खिलने वाले फूलों से सजी खतरे से भरा था। बांस की बेड़ा धीरे धीरे झील के केंद्र की ओर बढ़ गया। अथर्व ने अपने से पहले द्वीप से झील के पानी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए स्क्विंट किया। हल्का नीला पानी क्रिस्टल स्पष्ट था, फिर भी वह कोई मछली नहीं देख सकता था। लेकशॉ भी कीड़ों की सामान्य ध्वनियों से रहित था।
ब्लैक ऑर्किड झील अतीत में कभी भी यह शांत नहीं थी। यहाँ तक कि जब वह पहले ब्लैक ऑर्किड झील से गुजर रहा था तो वह मछली, तैराकी और जंगली जानवरों को देखने के लिए देखेगा। यहाँ तक कि उन्होंने कभी कभार लिनशान टाउन के शिकारियों का सामना किया। हालांकि इस समय झील के भीतर और उसके आसपास सब कुछ गायब हो गया था, जिससे पूरी झील को शांत हो गया। अथर्व चुप हो गए। वंश, कबीर और जैस्मीन ने सूट का पालन किया। समूह चुपचाप दो बांस के राफ्ट के रूप में देखा गया था जो सेंट्रल लेक द्वीप पर पहुंच गया था। 4 क्यूई प्रैक्टिस करने वाले रियल के कल्टीवेटर्स ने बांस के राफ्ट से उतरे और द्वीप की खोज की। दिव्य आत्मा पगोडा सेंट्रल लेक द्वीप के ऊपर मंडराता है। जब 4 नौकर इसके नीचे से गुजरते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। उसके बाद उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। समय चुप्पी में चला गया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 बांस के राफ्ट सेंट्रल लेक द्वीप के किनारे पर बने रहे। 4 सेवक पतली हवा में गायब हो गए। न तो उनके आंकड़े और न ही दूर के चिल्लाहट को उनसे सुना जा सकता है। चुप्पी ने शासन करना जारी रखा, जैसे कि कोई भी पहले स्थान पर द्वीप पर नहीं था। वंश ने एक गहरी सांस में आकर्षित किया। अथर्व, कृपया मुझे एकांत पर्वत श्रृंखला से बाहर सबसे अच्छा मार्ग बताएं, उन्होंने अनुरोध किया। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की, मैंने प्रस्थान करने का फैसला किया है। पिता, मैं जाकर द्वीप का पता लगाना चाहता हूँ, अन्वी ने धीरे से विनती की। चुप रहो। वंश का चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने इस बार अपनी दलीलों को उपज देने से इनकार कर दिया। एक कठोर, आधिकारिक स्वर में उन्होंने कहा, दिव्य आत्मा पगोडा सक्रिय है और अज्ञात लोग द्वीप पर हैं। भयावह आत्मा मंदिर के लोग सभी सनकी हैं और अन्य प्रमुख संप्रदायों के साथ कभी भी बातचीत नहीं करते हैं। चलो उन्हें उकसाएं नहीं। उन्होंने सिनिस्टर सोल मंदिर के विशेषज्ञों को गुप्त रूप से दिव्य आत्मा शिवालय को नियंत्रित किया। यदि ऐसा है तो उसे और कबीर को मारना उनके लिए बच्चे का खेल होगा। अपने अधीनस्थों की वापसी के इंतजार में तेजी से चिंतित होने के बाद कबीर ने अंततः वंश के नेतृत्व का पालन किया। हम भी पीछे हटेंगे। दोनों लोग अथर्व की ओर रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें सबसे तेज रास्ता बता सकते हैं। अथर्व ने जैस्मीन को देखा। जैस्मीन ने आलसी खिंचाव। उसने अपनी ओर निकटतम बांस की चकमा दी और कहा, उन्हें वैसा ही करने दो। अथर्व ने इशारा करने से पहले थोड़ा सोचा और कहा, उस पहाड़ के आधार का पालन करें। उस पर चढ़ने की कोशिश न करें। अपनी गति से अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो आपको 7 से 8 दिनों में एकांत पर्वत श्रृंखला छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। वानश ने कृतज्ञता से झुक गए। फिर अन्वी की दलील की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जैस्मीन की ओर रुख किया और कहा, यह स्पष्ट है कि आप दोनों द्वीप पर जाने के लिए दृढ़ हैं। मैं केवल आप दोनों को शुभकामनाएं दे सकता हूं। जैस्मीन ने एक बहरा कान घुमाया। विदाई। फिर कबीर के साथ मिलकर वंश ने अपने वफादार नौकरों का नेतृत्व किया, जिस दिशा में अथर्व ने इशारा किया था। जिस दिशा में आपने उन्हें इंगित किया है वह खतरनाक नहीं है, क्या ये है? सू कबीले और वह कबीले के बाद जैस्मिन की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसके स्वर में आराम हुआ। वह रास्ता सुरक्षित है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एकांत पर्वत श्रृंखला खतरे से भरी हुई है। जब मैं उस रास्ते को पार करता था तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अब निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अथर्व की अभिव्यक्ति शांत रही। ये देखकर कि जैस्मीन ने सेट करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप द्वीप पर नहीं जा रहे हैं? जैस्मिन झील की सतह को स्किम करने के लिए एक बांस की छड़ी का उपयोग कर रहा था। ऊपर देखे बिना उसने कहा, चलो अभी के लिए निरीक्षण करते हैं, शायद द्वीप पर 4 सेवक अचानक दिखाई देंगे और हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व चुप हो गया और उसे झील के किनारे देखने के लिए छोड़ दिया। रास्ते में कई आत्मा के पत्थरों को एकत्र करने के बाद उन्होंने क्यूई पोषण दिव्य काल्ड्रॉन कला की खेती करने के लिए पास में एक एकांत स्थान पाया। ब्लड मून संप्रदाय के लोगों की तरह स्टार रिवर एलायंस की खेती करने वालों की लाशों से जो आत्मा के पत्थर थे वे शुद्ध और बेदाग थे। इन आत्मा पत्थरों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को किसी भी सफाई या शोधन की आवश्यकता नहीं थी। अपने आध्यात्मिक समुद्र में सुचारू रूप से बहने के बाद एक बार यह उसके डेंटियन में भावर में प्रवेश कर गया। अथर्व का आध्यात्मिक सागर पहले ही एक अज्ञात सीमा तक विस्तारित हो गया था। फिर भी उन्होंने इसे आध्यात्मिक शक्ति से भरना जारी रखा क्योंकि यह आगे बढ़ गया। उनकी कई आत्मा पत्थर और शरीर को मजबूत किया। आकाशीय फीनिक्स के सार से 2 बार तलके उन्हें क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल के माध्यम से तेजी से प्रगति करने की अनुमति दी। इस बिंदु पर उन्होंने पहले से ही अपने डेंटियन से 7 या 8 बार बहने वाली आध्यात्मिक क्यूई की सनसनी का अनुभव किया था।
जैस्मिन के स्पष्टीकरण के आधार पर हर बार आध्यात्मिक क्यूई अपने डेंटियन से बहता था, वह क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल में एक नए स्तर पर एक सफलता थी। इस प्रकार ये संभावना थी कि वह अपने शुरुआती चरण के संचय में बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गया था। तीव्र खेती के दौर के बाद अथर्व ने अचानक पदयात्रा सुना, जहां से उन्होंने सू कबीले और वह कबीले को इशारा किया था। अथर्व को चौंका दिया गया। एक पल बाद वंश और कबीर अपने नौकरों के साथ लौट आए। क्या हुआ? वह रास्ता सुरक्षित होना चाहिए था। अगर कुछ हुआ तो यह मेरी गलती नहीं है, अथर्व ने जल्दबाजी में कहा। दोष नहीं लेना चाहता था। स्पिरिट डेविल्स। इसके अलावा वे उच्च स्तरीय स्पिरिट डेविल्स थे। हम पर हमला उनमें से कई पर किया गया था। वे से निपटने के लिए आसान नहीं थे और हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वंश ने अजीब तरह से समझाया। अथर्व को अचंभित कर दिया गया। उन्होंने पत्थर के ढेर में दुष्ट महिला द्वारा नियंत्रित आत्मा शैतान को याद किया। वह सोचता था कि क्या वह दुष्ट महिला पास थी। चूंकि दोनों पक्षों पर खतरे का करघा है, इसलिए हम आपके साथ द्वीप पर जा सकते हैं, कबीर ने दांतों के माध्यम से कहा। वापसी पर स्वागत है, जैस्मीन ने धीरे से चकमा दिया। एक बांस की छत पर इनायत से उतरते हुए उसने अथर्व की ओर एक पतला सुंदर हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से आमंत्रित किया। चलो चलो, नेतृत्व करते हैं और झील के पार उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अध्याय 41। अजीब आंदोलनों। जैस्मिन बांस की छत पर इनायत से खड़ा था। उसके होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान में घुमावदार हो गए, क्योंकि वह अथर्व के लिए इशारा करती थी और उसके हाथ ले जाने के लिए बांस की छत पर कदम रखती थी। उसे सामाजिक मानकों या मानदंडों की परवाह नहीं थी। लिंग संबंधों या भूमिकाओं के लिए उसकी अवहेलना के कारण उसे अथर्व के प्रति उसके दृष्टिकोण में उत्सुक और सक्रिय लग रहा था। दूर के पहाड़, शांत झील, बांस की बेड़ा और आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए महिला एक मनोरम इंकवॉश लैंडस्केप पेंटिंग के लिए एक दृश्य बनाने के लिए एक साथ आई थी। अभी भी उनके हालिया पूर्व में सू कबीले और वह कबीले के सदस्यों से युवा और अनुभवहीन एएनवीआई के साथ अविश्वास में उसे देखा। सू कबीले की उपस्थिति में उसकी अलोफनेस और उदासीनता और वह कबीले को पूरी तरह से तन्वी के साथ संरेखित करता था जिसे वे जानते थे। हालांकि अथर्व के प्रति उसकी गर्मजोशी से विपरीतता के विपरीत सभी ने उसके असामान्य व्यवहार से सभी को छोड़ दिया। अपनी यात्रा के दौरान वह जानबूझकर अथर्व के करीब रहीं, जैसे कि उनका एहसान था। इस व्यवहार ने अकेले वंश और कबीर दोनों को हैरान कर दिया। यहां तक कि अगर वह अथर्व को पसंद करती थी तो वह निंद कबीले की युवा मालकिन थी। क्या उसे खुद पर बहस करने और उसके सामने इतना विनम्र कार्य करने की आवश्यकता थी? उदाहरण के लिए इस क्षण में सभी की चौकस आंखों के तहत वह स्वेच्छा से बांस की छंटनी पर अथर्व के कदम में मदद करने के लिए अपने जेड जैसे हाथ तक पहुंच गई। फिर भी मितव्ययी युवा शिकारी ने उसके बाहर किए गए हाथ को नजरअंदाज कर दिया और अपने दम पर बांस की छत पर छलांग लगा दी। बूम! अथर्व की कार्रवाई के कारण बांस की चकित अचानक झील में डूब गई, जिससे जैस्मीन को पानी में आधे रास्ते में डुबो दिया गया। बांस के बेड़ा के बाद आखिरकार वापस सतह पर तैर गया। न केवल जैस्मिन को अथर्व से नाराज नहीं किया गया था, बल्कि वह भी उस पर मुस्कुराए और कहा, आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। जब उन्होंने उसे खुद को बांस की रगड़ने की तैयारी करते हुए देखा तो सू कबीले के भाव और वह कबीले के चेहरे और भी आगे बढ़ गए। अथर्व ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप सभी ने उन उच्च स्तरीय स्पिरिट डेविल्स का सामना करने के बाद इसे वापस जीवित करने में कामयाब रहे। अथर्व ने अपने ड्रैगनवुड भाले को पकड़ते हुए कहा कि वह सू कबीले और वह कबीले पर एक अजीबोगरीब नजर डालते हैं। जब हमने पहली बार स्पिरिट डेविल्स का सामना किया तो हम गार्ड से पकड़े गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जैसा कि वंश और कबीर ने उनकी बात सुनी, वे भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा महसूस करते थे कि कुछ अमिस था। जिस स्पिरिट डेविल्स का सामना करना पड़ा, उसने आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन पीछे हटने पर पीछा नहीं किया। इसके बजाय वे बस एक स्थान पर समूहीकृत किए और गतिहीन रहे। वे पीछे हट गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि स्पिरिट डेविल्स साधारण नहीं थे और उन्हें सीधे उलझाने से भारी कीमत पर आ जाएगा। तथ्य यह है कि इस तरह की शक्तिशाली आत्मा शैतान, जो उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, ने कार्रवाई किए बिना इकट्ठा होने के लिए चुना, वास्तव में अजीब था। चलो चलते हैं, अथर्व ने कहा, इस मामले पर निवास नहीं। उन्होंने सेंट्रल लेक द्वीप की ओर अपने ड्रैगनवुड भाले के साथ बांस की बेड़ा को पोल करने के लिए तैयार किया। मैं इसे करूंगा क्योंकि मेरे पैर पहले से ही गीले हैं, जैस्मीन ने पेशकश की। वह पहले से ही नीचे गिर गई थी, बांस की छत के पीछे पानी में अपने जेड जैसे हाथ को डुबोकर। जैसे ही वह अपनी हथेली से आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकालती है, झील की सतह पर गठित लहरें और एक कोमल प्रणोदन ने बेड़ा आगे बढ़ाया।
सेंट्रल लेक आइलैंड की ओर बांस की चकमा दी गई। अथर्व हाथ में अपने भाले के साथ बांस के सामने खड़े थे। उनका निधन एक तेज लॉन्ग लांस के समान था क्योंकि वह धीरे धीरे सेंट्रल लेक द्वीप के करीब पहुंचकर घाट पर था। जैस्मीन बांस की बेड़ा के पीछे की ओर झुक गई, सिर को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने झील पर एक चौकस नजर रखते हुए बांस की चकरा दिया था। अथर्व आश्चर्यचकित थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह के खुरदरे और थका देने वाले काम को तैयार करने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं पता कि उसके इरादे क्या हैं, लेकिन खगोलीय फीनिक्स की हड्डी के आसपास खतरे होने के लिए बाध्य हैं। इन लोगों के साथ मेरे साथ, अथर्व ने अंधेरा सोचा। उन्होंने कीट घाटी में किसी भी खतरे का सामना नहीं किया। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि सेलेस्टियल फीनिक्स का सार पहले से संदीप द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। खगोलीय फीनिक्स की पहली और दूसरी हड्डियां रक्तबीज के साथ थीं। खगोलीय फीनिक्स की पहली हड्डी में प्राचीन लताओं ने मीरा को छोड़कर शांगुएन कबीले के सभी सदस्यों को खा लिया। सेलेस्टियल फीनिक्स की दूसरी हड्डी में शैडो स्पेक्टर संप्रदाय के सदस्यों ने उन्हें घातित कर दिया, जिससे जो कबीले और दुर्गेश के सभी सदस्यों के निधन हो गया। अथर्व के पास एक कुबड़ था कि खगोलीय फीनिक्स की चौथी हड्डी उसके पिछले अनुभवों के समान ही खतरनाक होगी। इसलिए भले ही वह विशेष रूप से उसके पीछे की महिला को पसंद नहीं करता था, वह ऐसियों और वह कबीले के सदस्यों के साथ अन्वेषण का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गया। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित की गई थी। यदि आपदा वास्तव में हड़ताल करने के लिए होती तो कम से कम वह हमले का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। तारांकन तारांकन तारांकन। तन्वी के सागर के चेतना के शून्य में। क्या आपको मुझे इस तरह से नीचा दिखाना है? तन्वी एक मंद कोने में चुपचाप जैस्मीन पर चमक रही थी। उसने गुस्से से पूछा, क्या आपको यह मनोरंजक लगता है? बेशक मैं करता हूँ। ये सब के बाद मेरा शरीर नहीं है। जैसा कि जैस्मिन ने चेतना के इस अपरिचित समुद्र में आगे पीछे उड़ान भरी, उसकी लंबी आस्तीन बह गई। वह आकाश में चढ़ने के बारे में एक खगोलीय युवती जैसा दिखता था। जैस्मीन एक सुंदर नृत्य में टूट गया, तन्वी की बेहोश आत्मा पर मुस्कुराते हुए, और कहा, मैं अतीत में आपके साथ विनम्रता के बराबर माप के साथ मिलान करूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तन्वी ने घबराकर पूछा। मैं उससे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप इसे नहीं देख सकते? जैस्मिन आश्चर्यचकित था। आप उसके कांस्य लटकन को लक्षित कर रहे हैं। आप संकोच करते हैं क्योंकि आप इसके रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। एक बार जब आप करते हैं तो आप उसे मारने में कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे, तन्वी ने ठंड से कहा। जैस्मीन एक रुक गया, अपनी छाती पर अपनी बाहों को पार कर गया। उसकी आंखों में एक चिंतनशील नजर के साथ उसने उदासीन रूप से कहा, मैं उसे मारता हूं या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि वह अब से मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। उनकी बातचीत तन्वी की सागर की चेतना में हुई, जो दूसरों के चुभने वाले कानों से छिपी हुई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह महसूस करता है कि जब तन्वी उसका सामना करती है तो वह अधिक व्यवहार करती है। एक नौकरानी उसके साथ भाग लेती है। वंश कबीर को भड़काना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके सामने दृष्टि ने उन्हें अपने विचारों को आवाज देने के लिए मजबूर किया। तन्वी ने हमें क्या बताया? वह सिर्फ एक साधारण शिकारी है। उन्होंने गर्व तन्वी को ऐसे विनम्र और विनम्र व्यक्ति में बदलने का प्रबंधन कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। मुझे भी यह जानना चाहिए। कबीर ने ठंड से खर्राटे लिए। जैस्मिन के कार्यों ने ही कबीले के लिए बहुत अपमानित किया। यह ऐसा था जैसे वह अपने मृत भतीजे की लाश को उकसा रही थी। उसके पास कुछ उल्लेखनीय गुण होने चाहिए। अन्वी की बड़ी आंखें उज्ज्वल रूप से चमकती हैं। वह अपनी मुट्ठी वाली मुट्ठी को लहराता था क्योंकि वह अटूट आत्मविश्वास के साथ बात करती थी। सिस्टर निंग अपने गरिमापूर्ण प्रदर्शन के साथ लंबे समय से मेरी मूर्ति रही है। इसके अलावा वह पहले से ही स्टार रिवर एलायंस द्वारा स्वीकार किया गया है। किसी को भी वह अनुमोदन करता है असाधारण होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि हम अभी तक उसकी क्षमताओं की सीमा नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों को सुनकर वंश और कबीर ने अथर्व की गति को याद किया जब उन्होंने पहली बार स्टार रिवर एलायंस के काश्तकारों से संबंधित शरीर का सामना किया। क्या वह वास्तव में असाधारण क्षमताओं के अधिकारी हो सकता है? वे दोनों मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य। उसके बाद उन्होंने एक बांस की बेड़ा भी चुना और सेंट्रल लेक द्वीप की ओर बढ़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। आधे घंटे बाद अथर्व में सेंट्रल लेक द्वीप पर पहुंचे। एक सुंदर प्रदर्शन ने उसे बधाई दी क्योंकि उसने संपर्क किया। सैकड़ों फूल ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और पेड़ों को लुभावना हरे पत्तों से सुशोभित किया गया था। सभी पौधों की आश्चर्यजनक वृद्धि ने द्वीप की जीवन शक्ति के बारे में कहा। वह एकांत पर्वत श्रृंखला के
अन्य क्षेत्रों में इस तरह के चमत्कारी जगह पर कभी नहीं ठोकरदार था। हालांकि इसे उनके पिता द्वारा एक निश्चित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था और 3 निश्चित क्षेत्रों के बीच यह अब तक का सबसे विश्वासघाती था। रक्त सफाई की घास, 9 पत्ती बिखर गए सितारों का फूल, थंडरस्ट्रक वुड। जैस्मीन उसके पीछे बांस की बेड़ा से उठी, आंखें द्वीप पर विविध वनस्पतियों को स्कैन करती हैं। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास के साथ चमकती हैं क्योंकि उसने कहा, यह द्वीप कुछ भी है लेकिन साधारण है। अथर्व ने कभी भी उन पौधों के बारे में नहीं सुना जिनका उन्होंने उल्लेख किया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें पता था कि वे कुछ भी हैं लेकिन साधारण थे। क्या पौधों का आपने बहुत दुर्लभ उल्लेख किया है? अथर्व ने सावधानी से पूछा। ये चौथी दुनिया में उन्हें ढूंढना संभव नहीं होना चाहिए, जैस्मीन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो पौधों और उनके उपयोगों का विस्तार से वर्णन करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अथर्व पूरी तरह से उसके स्पष्टीकरण को समझ नहीं पाएंगे। इसके बजाय उसने बस कहा, उन 3 पौधों में से प्रत्येक जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, तीसरी दुनिया में 100 आत्मा पत्थर ला सकते हैं। 100 आत्मा पत्थर, अथर्व ने कहा। अब तक उन्होंने जो भी आत्मा के पत्थर हासिल किए थे वे 100 की राशि भी नहीं थी। मैंने जिन आत्मा के पत्थर का उल्लेख किया है वे अशुद्ध नहीं हैं, जिन्हें आपने शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से लिया है वे मेरे द्वारा प्राप्त किए गए शुद्ध हैं। जैस्मीन ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जोड़ा। डर से अथर्व द्वीप पर आत्मा के पौधों के मूल्य को पूरी तरह से नहीं समझते थे। हालांकि अथर्व ने ऐसा लग रहा था कि उसने उसके बाद के शब्दों को नहीं सुना है। जब वह सेंट्रल लेक आइलैंड के पौधों को देखता था तो उसकी टकटकी एक तीव्र उत्साह के साथ जलती थी जिसने जैस्मीन को असहज महसूस कराया। मुझे आत्मा के पत्थरों की जरूरत है। इसके साथ अथर्व ने सेंट्रल लेक द्वीप की ओर छलांग लगाई। वह ऊपर के सफेद शिवालय के बारे में भूल गया था। वंश, कबीर और अन्य लोगों ने उसे साजिश के साथ देखा। उन्होंने अथर्व को उत्सुकता से सेंट्रल लेक आइलैंड की ओर छलांग लगाते हुए देखा, जैसे कि वह एक अप्रतिरोध्य बल द्वारा तैयार किया गया था। अथर्व ने एक विचित्र सनसनी का अनुभव किया। यह एक अदृश्य बाधा की तरह था जो उसके वंश को बाधित कर रहा था। उनकी छाती पर कांस्य लटकन संक्षिप्त रूप से गर्म हो गया। उसके बाद अथर्व ने अब अदृश्य बाधा को महसूस नहीं किया और सफलतापूर्वक द्वीप पर उतरा। गड़गड़ाहट। जिस क्षण वह उतरा, ब्लैक ऑर्किड झील के केंद्र में रहस्यमय छोटा द्वीप अचानक डूबने लगा। यह ऐसा था जैसे कि द्वीप पर उतरने वाला आंकड़ा एक युवा व्यक्ति नहीं था जो एक भाले को घेर रहा था, बल्कि हजारों झाग एक लंबा, एक विशालकाय दसियों लंबा था। झील के केंद्र में द्वीप प्रतीत होता है कि आकाश से उतरने वाले भारी वजन को सहन नहीं कर सकता था और इस तरह पानी में डूबने के लिए मजबूर किया गया था। इस दृष्टि ने जैस्मीन का दिल कांप दिया। इस बीच वंश, कबीर और अन्य स्तब्ध खामोशी में खड़े थे। झटके असली थे और उनकी कल्पना की एक चाल नहीं थी। वे चीजें नहीं देख रहे थे, हालांकि वे ये पता नहीं लगा सकते थे कि क्या यह अथर्व के कारण था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। उनकी सीमित समझ और कल्पना के साथ वे यह नहीं समझ सकते थे कि यह कैसे अथर्व से जुड़ा हो सकता है। बूम! द्वीप के बारे में मदराते हुए सफेद शिवालय द्वीप पर गिर गया। यह ऐसा था जैसे सफेद पगोडा ने पहले आकाश में एक बाधा पर आराम किया था और अब कुछ रहस्यमय बल ने इसे हटा दिया था। अथर्व द्वीप पर उतरने के बाद द्वीप डूब गया और सफेद पगोडा जमीन पर गिर गया। इन अजीब घटनाओं ने सू कबीले और वह कबीले को एक नई रोशनी में अथर्व को देखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें यह आभास था कि वह रहस्य में डूबा हुआ एक व्यक्ति था। मुझे पता था कि किसी ने भी बहन तन्वी ने एक दिलचस्पी ली होगी, असाधारण होगा, अन्वी ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें आकर्षण से चमकती थीं। ये केवल इस बात की पुष्टि करता है कि क्रिसेंट मून लेक में उनका सामना करने वाले युवक वास्तव में असाधारण थे। इसीलिए यह द्वीप के अप्रत्याशित हंगामा से घबराए हुए अथर्व ने लक्ष्यहीन रूप से चारों ओर देखा, इस सब के सरासर संयोग पर अविश्वसनीयता की भावना महसूस की। कृपया सावधान रहें। भूकंप अक्सर खगोलीय फीनिक्स की हड्डियों के आसपास होते हैं। ये भूकंप अक्सर जमीन से उभरने वाले अप्रत्याशित खतरों के साथ होते हैं। उन्होंने सू कबीले और वह कबीले को चेतावनी दी। उन्होंने जो कहा वह सच है, जैस्मीन ने पुष्टि की। वह इस जानकारी को जानती थी और इस ज्ञान ने उसके कुछ आंतरिक संदेह को कम कर दिया। फिर भी वह अपने टकटकी को अथर्व की छाती से दूर नहीं कर सकती थी। क्या ये वह पौधा है जिसका आपने पहले उल्लेख किया है? अथर्व ने पूछा कि वह जीवंत फूलों के बीच खड़ा था। उन्होंने सावधानी से अपने लंबे भाले को मिटा दिया, गलती से मूल्यवान पौधों को नुकसान पहुंचाने से सावधान। एक लालची इच्छा ने बड़ी संख्या में आत्मा पत्थरों के वादे पर जड़ ले ली थी। जैस्मिन ने अपनी आंखें घुमाए और बांस की बेड़ा नहीं छोड़ने का विकल्प चुना।
इसके बजाय वह थोड़ी देर तक घूमती रही, परिवेश को देखती थी। हालांकि सफेद पगोडा फिर से दिखाई नहीं दिया और न ही सफेद पगोडा को नियंत्रित करने वाले ने खुद को प्रकट किया। उसने सेंट्रल लेक आइलैंड पर पैर रखा। कुछ नहीं हुआ। वह एक गहरी सांस में आकर्षित हुई। इससे पहले कि वह विदेशी पौधों का निरीक्षण करने जा सके, उसे अचानक एहसास हुआ, इस खंडित दुनिया में एक आध्यात्मिक भूमि है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बहुत सारे दुर्लभ पौधे हैं, लेकिन इस तरह के शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई के साथ जमीन का एक टुकड़ा यहाँ कैसे दिखाई दिया। वंश और कबीर ने द्वीप के करीब आ गया था, जिससे उन्हें जैस्मिन को सुनकर अनुमति मिली। आध्यात्मिक भूमि, शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई। अथर्व द्वीप के आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करने के लिए रुक गया। दरअसल यहाँ आध्यात्मिक क्यूई में कोई अशुद्धता नहीं थी। अपने डेंटियन में इसे अवशोषित करने के बाद आध्यात्मिक क्यूई को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे इसे आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत कर सकता था। इस प्रकार की आध्यात्मिक भूमि तीसरी दुनिया में भी दुर्लभ है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। जबकि जैस्मीन ने चमत्कार किया, वंश, कबीर और अन्य लोगों ने द्वीप पर कदम रखा। द्वीप की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए और कई परिचित फूलों और पौधों को पहचानते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे एक खजाने में प्रवेश कर गए थे, जिससे उनके भीतर बुलबुला करने के लिए एक परमानंद खुशी हुई। अध्याय 42, आध्यात्मिक भूमि। वंश और कबीर ने द्वीप पर कदम रखने के बाद उन्होंने अपने कबीले की खेती के तरीकों को सक्रिय कर दिया और गहरी सांसें लीं। लंबे समय से पहले वे आश्चर्य में रोए। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक भूमि है। वास्तव में एकांत पर्वत श्रृंखला में छिपी आध्यात्मिक भूमि का एक टुकड़ा है। क्या ये हो सकता है क्योंकि यह विचित्र धुंध के ठीक बगल में है? यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि कोई आध्यात्मिक भूमि है तो हमें खेती के लिए अपने कबीले के कुछ कुलीनों को यहाँ स्थानांतरित करना होगा। चौथी दुनिया को निचली दुनिया के हिस्से के रूप में न केवल इसलिए माना जाता था क्योंकि इसने उनकी दुनिया के निचले आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, बल्कि इसके विरल और अशुद्धता से भरे आध्यात्मिक क्यूई के कारण भी। इसने 7 प्रमुख परिवारों को निराशाजनक महसूस किया। मोटी, शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई किसी भी संप्रदाय या गुट के लिए एक अपरिहार्य संसाधन था। संप्रदायों की स्थापना और स्थापित करने के लिए यह मौलिक आवश्यकता थी। सेंट्रल लेक द्वीप के रूप में शुद्ध और प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई के साथ चौथी दुनिया की संपूर्णता में कोई जगह नहीं थी। खंडित भूमि जहां उनका संप्रदाय स्थित था, वह उत्तरी क्यूई से बड़ी थी और आध्यात्मिक क्यूई में थोड़ा मोटा था। हालांकि आध्यात्मिक क्यूई अशुद्धियों से भरा था और उन्हें इसे शुद्ध करने के लिए काम करना पड़ा जब उन्होंने इसे अपने शरीर में अवशोषित किया। कारण वे अपने बेटों और बेटियों को ऊपरी दुनिया में भेजना चाहते थे, क्योंकि रेड माउंटेन संप्रदाय, स्टार रिवर एलायंस और ब्लड मून संप्रदाय जैसे संप्रदाय आध्यात्मिक भूमि में स्थापित किए गए थे, जहां आध्यात्मिक क्यूई शुद्ध और मोटी थी। इस तरह के स्थानों में खेती करते समय उन्हें केवल 2 बार इनाम के लिए आधे प्रयास में डालने की आवश्यकता होगी, जिससे उनकी खेती को निचली दुनिया में खेती की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उजाड़ एकांत पर्वत श्रृंखला में सीमा की दीवार के पास एक आध्यात्मिक भूमि मौजूद थी। जैसा कि अथर्व ने अपने उत्साह को देखा, एक नए महाद्वीप की खोज करने वाले खोजकर्ताओं के लिए उन्होंने विस्मय में पूछा, आध्यात्मिक भूमि क्या है? जैस्मीन ने अथर्व के भ्रम को देखा और लापरवाही से समझाया, ऊपरी दुनिया के काश्तकारियों ने हमारी दुनिया के असामान्य स्थानों को आध्यात्मिक भूमि, प्रतिबंधित क्षेत्रों और पवित्र भूमि में वर्गीकृत किया। आध्यात्मिक भूमि हमारे नीचे के द्वीप की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई की बहुतायत है, जो विदेशी पौधों और फूलों के विकास के लिए अनुमति देती है। शुद्ध आत्मा के पत्थरों के उत्पादन का एक सभ्य मौका भी है। इसके अलावा इन आध्यात्मिक भूमि पर रहने वाले जंगली जानवरों को बुद्धिमान आत्मा के जानवरों में विकसित होने की उच्च संभावना है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में दूसरी ओर अजीब ऊर्जा होती है जो अशुद्धियों से भरी होती है, और यह अजीब ऊर्जा अक्सर उस क्षेत्र में आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में सघन होती है। यदि साधारण कल्टीवेटर इस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप लाभ की तुलना में अधिक नुकसान होगा। उनका अधिकांश समय अशुद्धियों को शुद्ध करने में खर्च किया जाएगा और उन्हें जो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी वह सीमित है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में खेती भी महत्वपूर्ण जोखिमों को वहन करती है, क्योंकि कोई भी आसानी से विचलन की खेती के लिए आत्महत्या कर सकता है। इसी तरह प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवर बेहद खतरनाक और रक्तपात होते हैं। पवित्र भूमि के लिए जब उसने ये कहा तो सू कबीले और वह कबीले के भाव खाली हो गए। जैस्मिन के निधन अचानक ठंडा हो गया क्योंकि वह जारी रही, पवित्र भूमि बेहद दुर्लभ है और आम लोग शायद ही कभी उनका सामना करते हैं।
इसलिए मैं इस विषय पर ध्यान नहीं दूंगा। बहन तन्वी, हम सभी ने आध्यात्मिक भूमि और प्रतिबंधित क्षेत्रों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने पवित्र भूमि के बारे में कभी नहीं सुना है, तन्वी ने उत्सुकता से कहा। कबीर और वंश ने झलकियों का आदान प्रदान किया। ये पवित्र भूमि के बारे में पहली बार सुनकर भी था। जैस्मीन ने आकाश को घूरने के लिए अपना सिर उठाया, जैसे कि बादलों के माध्यम से छेद करने और उच्च क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिर कहा, यदि आप दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो कोई आपको पवित्र भूमि के बारे में बताएगा। दूसरी दुनिया। अन्वी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। तड़पते हुए एक चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने दूसरी दुनिया के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा। मेरा सपना तीसरी दुनिया में खेती करने में सक्षम होना है। सपने देखना ठीक है। अथर्व की ओर मुड़ने से पहले जैस्मीन चकित हो गया। आप इस बात से परिचित नहीं हैं कि यहाँ विदेशी पौधों और फूलों की कटाई कैसे की जाए, इसलिए अभी के लिए उन्हें छूने से बचना चाहिए। चलो पहले इस द्वीप की खोज खत्म करें। यदि हम अभी भी जीवित हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे उन्हें फसल लें और उन्हें आत्मा पत्थरों के लिए व्यापार करें। ये सुनकर अन्वी ने आखिरकार विदेशी फूलों और पौधों को उनके चारों ओर नोट किया और कहा, इन फूलों और पौधों को आत्मा के पत्थरों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। वंश और कबीर ने भी अपने नौकरों को वनस्पतियों को नहीं छूने का निर्देश दिया। उन्होंने सावधानी से अपने परिवेश को स्कैन किया। उनकी आंखें लालच और उत्साह के साथ जलती हैं। ये पहली बार एक आध्यात्मिक भूमि का दौरा किया गया था। उन्होंने केवल आध्यात्मिक भूमि पर बढ़ने वाले दुर्लभ विदेशी फूलों और पौधों के बारे में सुना था, लेकिन अब वे खुद के लिए पुष्टि कर सकते थे कि यह सच था। दिव्य आत्मा शिवालय को नियंत्रित करने वाला एक वह जगह होनी चाहिए जहां वह गिर गया। जैस्मीन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और द्वीप के केंद्र में छोटी पहाड़ी की ओर देखा। उसने अपने भौहों को बुनाई के रूप में जारी रखा, उनके ठिकाने की परवाह किए बिना। एक बार जब वे नोटिस करते हैं कि दिव्य आत्मा शिवालय गिर गया है, तो वे निश्चित रूप से आएंगे और जांच करेंगे। इन शब्दों ने हर किसी को आध्यात्मिक भूमि के बारे में अपने दिवास्वप्नों से बाहर निकाला और उन्हें वास्तविकता में वापस भेज दिया। द्वीप पर आत्माओं की खोज करने के लिए दिव्य आत्मा शिवालय को नियंत्रित करने में सक्षम एक व्यक्ति को एक दुर्जय चरित्र होना था। उन्हें सावधानी से संपर्क करना पड़ा। भले ही दिव्य आत्मा पगोडा यहाँ एकांत पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में भयावह आत्मा मंदिर के अधिकांश सदस्य, अथर्व ने टिप्पणी की, ब्रोज ने बुनाई के साथ साथ हाथ में अपने भाले के साथ विदेशी वनस्पतियों के माध्यम से ध्यान से उन्नत किया। ये दोनों स्थान एक दूसरे से बेहद दूर हैं। जैस्मीन ने उसके पीछे से हस्तक्षेप किया, इससे पहले कि हम एकांत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करें, दिव्य आत्मा पगोडा को पर्वत के विभिन्न क्षेत्रों में भयावह आत्मा मंदिर के सदस्यों को लाना होगा। दिव्य आत्मा पगोडा की गति के साथ एकांत पर्वत श्रृंखला के चक्कर लगाने से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। शायद ये घाटी के बीच में या पास में कहीं न कहीं उतरा। भयावह आत्मा मंदिर के सदस्य किसी चीज की तलाश में उतर गए और वहां उनके निधन से मुलाकात की पत्थर के ढेर में अजीब सरनी ने उनका ध्यान आकर्षित किया हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये संभव है, अथर्व सहमत हुए। सू कबीले और वह कबीले को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने छोटी पहाड़ी पर अपना रास्ता बनाते हुए अपनी चर्चा जारी रखी। उनके ट्रैक के दौरान फूलों और पौधों को हर जगह देखा जा सकता है, हरे भरे शाखाओं के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों के साथ। हवा एक ताज़ा जीवन शक्ति से भरी हुई थी, जो अथर्व को शांति और शांति की एक अद्वितीय भावना ला रही थी। यहाँ तक कि एक भी आत्मा के पत्थर के बिना ऐसी जगह पर रहने और खेती करना कहीं और लगन से खेती करने की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होगा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि 7 प्रमुख कुलों की कुलीन प्रतिभाओं ने तीसरी दुनिया में प्रमुख संप्रदायों से मान्यता प्राप्त करने की आकांक्षा की और खेती के लिए वहां लाया गया, अथर्व ने खुद को सोचा। छोटी पहाड़ी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किसी और का सामना नहीं किया, न ही वे किसी भी कंकाल या जंगली जानवरों के पार आए। रमणीय सामंजस्यपूर्ण वातावरण के बावजूद द्वीप को अनुमति देते हुए अथर्व सतर्क रहा। ब्लैकवाटर पॉन्ड में एक विशाल सर्प था और कीट घाटी में एक विशाल मधुमक्खी थी। सेंट्रल लेक आइलैंड को भी उनके पिता द्वारा एक निश्चित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। ये निश्चित रूप से अपने स्वयं के भयानक रहस्यों के साथ साथ होना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वीप कितना सुंदर दिखाई दिया, अथर्व इस भावना को हिला नहीं सकता था कि इसने दुबके हुए खतरों को छुपाया जो सिर्फ हड़ताल के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। अन्वी ने अपने कबीले से दूर जाकर अथर्व और जैस्मिन के पीछे फंसे। एक युवा लड़की होने के बावजूद वह निडर लग रही थी, अपने पिता के चुपचाप उनका पीछा करने से रोकने के प्रयासों की अवहेलना करती थी। उसके जुड़वां पूंछ साइड की ओर से बह गए, क्योंकि वह चलती थी,
उत्सुकता से अथर्व और जैस्मीन को देखती थी। रंगीन फूलों से सजी छोटी पहाड़ी के ऊपर अथर्व ने दूरी में दिव्य आत्मा शिवालय को देखा। दिव्य आत्मा पगोडा बहुत मजबूत थी। आकाश से नीचे गिरने के बावजूद नुकसान के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। दूर से अथर्व ने देखा कि ईश्वरीय आत्मा पगोडा उल्लेखनीय रूप से लंबा था। यहाँ तक कि दूर से वह एक ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकता है जो इससे निकलती है। ये ठंडी ऊर्जा गहन यीन ऊर्जा थी, भले ही बहुत अधिक घनीभूत हो। ये कुछ विशाल प्राणी की हड्डियों से निर्मित लग रहा था। चिलिंग गहन यीन एनर्जी के अलावा इसकी परिधि के चारों ओर एक मजबूत पुरुषवादी आभा भी थी। जैसा कि अथर्व ने दिव्य आत्मा पगोडा का अध्ययन किया, हथियारों को टकराने की बेहोश आवाजें और खोई हुई आत्माओं का रोना और भटकने वाली आत्माएं हवा के माध्यम से गूंजती हैं। किसी भी करीब मत जाओ, जैस्मिन ने चेतावनी दी। अभिव्यक्ति फ्रॉस्टी। हम भाग्यशाली हैं कि यह बात उड़ नहीं रही है। अगर यह हमारे ऊपर मंडराता है तो ये जबरन हमारी आत्माओं को निकाल सकता है। दिव्य आत्मा पगोडा का उद्देश्य वास्तव में एक व्यक्ति की आत्मा को उनकी चेतना के समुद्र से निकालना है। उसके पीछे होने वाली भीड़ ने उसके शब्दों को सुनने पर एक तत्काल पड़ाव पर आ गया। वंश ने अपनी बेटी को गहराई से पोषित किया। उन्होंने खजाने के सभी विचारों को छोड़ दिया और अनिच्छा से अन्वी को हथियाने के लिए आगे बढ़े। कबीर फुसफुसाए, हमारे सामने द्वीप पर आने वाले 4 नौकरों को कहीं नहीं देखा जा सकता है। दिव्य आत्मा पगोडा के पास कोई भी क्यों नहीं है? क्या यह नियंत्रित करने वाला नहीं है कि यह आकाश से गिरने के बाद जांच नहीं करेगा? अन्वी ने पूछा। मैं जाऊंगा और देखूंगा। दिव्य आत्मा पगोडा के आसपास के भयानक माहौल से सावधान अथर्व ने अपने ड्रैगनवुड भाले पर अपनी पकड़ कस दी और सफेद शिवालय के पीछे की ओर चक्कर लगाया। संयोग से ये भी छोटी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु था। एक बेहतर दृश्य के साथ एक उच्च सहूलियत बिंदु तक पहुंचते हुए वह द्वीप को नजरअंदाज कर सकता है और स्थिति का ठीक से आकलन कर सकता है। द्वीप के विपरीत छोर पर काले ऑर्किड झील के पीछे पहाड़ों के सबसे करीब उन्होंने देखा कि एक रेशम क्लैड फिगर एक विशाल कुएं के बगल में खाली बैठा है। यह आंकड़ा चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रहा था। अथर्व ने एक बेहतर नजर के लिए अपनी आंखें फटी। मीरा, वह यहाँ शांगुआन कबीले की महिला को देखकर आश्चर्यचकित था। ब्लैकवाटर पॉन्ड में उन्होंने अपना अधिकांश समय पानी के नीचे डूबे हुए बिताया, इसलिए वह इस बात से अनजान थे कि सतह पर क्या हुआ था। उन्हें बाद में पता चला कि मीरा को संदीप द्वारा बचाया गया था और शैडो स्पेक्टर संप्रदाय से भागने में कामयाब रहे। अब वह सेंट्रल लेक द्वीप पर दिखाई दी और एक अच्छी तरह से रख रही थी। जैसा कि अथर्व ने आश्चर्य में मीरा को देखा, जैस्मीन चुपचाप संपर्क कर गया था। वह दिव्य आत्मा पगोडा का मालिक नहीं है। उसके पास इसे नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। मीरा के बगल में अच्छी तरह से उसकी टकटकी को स्थानांतरित करते हुए वह जारी रहा, यह एक अच्छी तरह से नहीं है। यहीं से खगोलीय फीनिक्स की चौथी हड्डी उतरी। उद्धरण चिन्ह। करीब से निरीक्षण करने पर अथर्व ने देखा कि अच्छी तरह से मीरा ने वास्तव में किसी भी ईंट या पत्थरों की कमी की। ऐसा लग रहा था कि खगोलीय फीनिक्स की एक हड्डी आकाश से गिर गई थी, द्वीप के माध्यम से छेद रही थी और एक विशाल छेद बना रही थी जो दूर से एक कुएं से मिलती जुलती थी। अचानक उन्हें इस बात पर संदेह हो गया कि क्या मीरा ने भी आकाशीय फीनिक्स के सार की एक बूंद प्राप्त की थी। इस समय मीरा ने उन्हें देखा। एक पक्षी की तरह एक धनुष की ट्वैंग द्वारा चौंका, उसने अपने शरीर को अपने कपड़े से कसकर लपेटा, इससे पहले कि वे दोनों की ओर लहराए। वह बार बार इशारा करती है, उन दोनों को छोड़ने के लिए संकेत देती है। उसकी आंखें डर से भर गईं और उसने लगातार इशारा करते हुए आवाज करने की हिम्मत नहीं की। न तो अथर्व और न ही जैस्मीन स्थिति के सिर या पूंछ बना सकते थे। उनकी हिचकिचाहट देखकर मीरा तेजी से चिंतित हो गया और अधिक तत्काल इशारा किया, लेकिन उसने कभी आवाज नहीं की। कुछ ऐसा होना चाहिए या आसपास कोई व्यक्ति की उसे डर है कि अगर वह कोई शोर करती है तो उसे सतर्क कर दिया जाएगा। वह छोड़ने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि वह दूर नहीं होगी। वह उनसे डरती है। वे उस छेद में होना चाहिए, अथर्व ने टिप्पणी की। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि किसी ने खगोलीय फीनिक्स के सार की खोज करने के लिए उस गहरे छेद में गोता लगाया? उन दोनों ने फुसफुसाते हुए स्थिति के बारे में अनुमान लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी हो रहा था उसे समझने की कोशिश की। वह महिला आपके प्रति गहरी नाराजगी रखती है क्योंकि आपने ब्लड मून संप्रदाय की छाप की आंख का एहसान प्राप्त कर लिया है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो आपको उसके बाद चेतावनी दे। जैस्मीन ने ठंड से विश्लेषण किया। मेरे निन कबीले और उसके शांगुआन कबीले का कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, इसलिए वह मुझे भी पसंद नहीं करती है। सिद्धांत रूप में उसे हम दोनों को मृत करना चाहिए।
वह हमें छोड़ने का आग्रह कर रही है क्योंकि वह मानती है कि हम इस व्यक्ति या चीज के लिए कोई मुकाबला नहीं करते हैं। यह भी संभव है कि वह सोचती है कि हमारी मौतें केवल उन्हें मजबूत बना देगी। वह हमें इस उम्मीद में छोड़ने का आग्रह कर सकती है कि हम किसी को स्थिति से निपटने के लिए मजबूत लाएंगे। अध्याय 43 पानी का परीक्षण। सेंट्रल लेक द्वीप पर डिमिंग आकाश के नीचे मीरा ने अथर्व और जैस्मीन पर बार बार इशारा किया क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे निराशा से भर गया। उसकी आत्मा सूखा हुआ लग रहा था। उसके आसन और टकटकी ने गहन नकारात्मकता को बढ़ा दिया। इस समय बेहोश और भयानक आत्मा डेविल्स काले ऑर्किड झील के तट के आसपास दिखाई दिए और चुपचाप सेंट्रल लेक द्वीप की ओर बढ़ गए। जब दिव्य आत्मा पगोडा सक्रिय थी और द्वीप के ऊपर मंडरा रही थी, तो ये सेंट्रल लेक द्वीप के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली आत्मा शैतानों का शिकार कर सकती थी। एक निश्चित त्रिज्या के भीतर दिव्य आत्मा पगोडा द्वारा उत्सर्जित भयानक आत्मा लक्षित बल किसी भी आत्मा शैतान के लिए बहुत अधिक भारी था। ये ठीक है कि क्यों आत्मा डेविल्स ने खुद को प्रकट नहीं किया जब तक कि दिव्य आत्मा पगोडा जमीन पर गिर गई। सेंट्रल लेक द्वीप पर अथर्व ने पैर सेट करने के बाद ही द्वीप के भयानक डूबने और दिव्य आत्मा पगोडा के अनियंत्रित वंश के साथ था कि स्पिरिट डेविल्स ने छिपने से बाहर आने की हिम्मत की। कुछ ही समय बाद स्पिरिट डेविल्स पूरे द्वीप में फैल गए, जानबूझकर दैवीय आत्मा पगोडा के स्पष्ट रूप से स्टीयरिंग छोटी पहाड़ी के ऊपर। जहां तक मीरा का सवाल है, उस गहरे छेद में व्यक्ति आसानी से हमारे साथ निपट सकता है। जैस्मीन ने उसके होठों को शुद्ध किया। उसके हाथ में एक ताजा खिल गया लाल फूल था जिसे उसने एक एक करके पंखुड़ियों को एक एक से दूर कर दिया था। उसने फिर कहा, मीरा इस फूल की तरह है। उसकी आंखें सुस्त हैं और उसकी रहने की इच्छा लड़खड़ाने वाली है। मेरा कुबड़ यह है कि उस गहरे छेद में कोई नीचे है जिसका दिल संदीप की तरह खगोलीय फीनिक्स के सार से भस्म हो गया है। जैस्मीन ने बंजर टहनी को गिरा दिया जो अब पंखुड़ियों से रहित है। जमीन पर बिखरे हुए पंखुड़ियों पर फैलते हुए उसने अथर्व को वापस खींच लिया और कहा, चलो अब के लिए पीछे हटते हैं। हम उसके सुझाव का पालन करेंगे कि जो भी गहरे छेद के भीतर दुबका हो उसे परेशान न करें। जैसा कि जैस्मीन ने जबरदस्ती अथर्व को छोटी पहाड़ी से उतरने के लिए खींच लिया, वही ये नोटिस करने में विफल रहा कि मीरा के पास एक फूल से एक आत्मा शैतान उभरी। कौन? जैसे ही अथर्व और जैस्मीन ने चारों ओर घूमते हुए देखा, उन्होंने कबीर के प्रति एक नौकर को दिव्य आत्मा शिवालय की ओर भागते हुए देखा। जब वह दिव्य आत्मा पगोडा से सिर्फ एक दर्जन कदम दूर था, तो नौकर अप्रत्याशित रूप से एक नर्म फूट के साथ गिर गया और फिर कभी नहीं उठे। छाया का एक बेहोश समझ उसके सिर के शीर्ष पर चेतना के समुद्र से निकली और देखने से गायब होने से पहले सफेद पगोडा की उच्चतम मंजिल पर एक खिड़की की ओर बढ़ गई। वंश और कबीर सतर्कता से नौकर को देख रहे थे। जब वे नौकर के पतन और उसकी आत्मा को जबरदस्ती निकालते थे तो उनके भाव गंभीर हो गए। ये तभी था जब वे आश्वस्त थे कि जैस्मीन ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। दैवीय आत्मा पगोडा में वास्तव में आत्माओं को निकालने की शक्ति थी। एक ठंडे स्नेह के साथ जैस्मिन ने कहा, मैंने आपको चेतावनी दी कि आप सफेद शिवालय से संपर्क न करें। कबीर शुरू से ही उसके साथ पहले से ही नाराज थे और उन्होंने अपने मजाक को पूरी तरह से जवाब दिया, हम ईश्वरीय आत्मा शिवालय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम कैसे जानते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं जब तक कि हम इसे स्वयं परीक्षण नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सीखने का सबसे अच्छा तरीका कठिनाई के माध्यम से है। आखिरकार यह मेरे लोग नहीं हैं जो मर रहे हैं। चूंकि आप इसे परीक्षण करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए कुछ और लोगों को कोशिश करने के लिए क्यों नहीं भेजा? जैस्मीन ने सवाल किया। उसके होंठ एक सर्दोनिक मुस्कुराहट में घुस गए। उसकी टकटकी बीमार इरादे से भरी सू कबीले के वफादार नौकरों और वह कबीले पर बह गई। अपने कॉमरेड के निधन को देखने के बाद नौकरों ने सभी सहज रूप से अपनी आंखें बढ़ाईं। वे न केवल जैस्मीन बल्कि कबीर और वंश के गजों से मिलने के लिए अनिच्छुक थे। डर से उन्हें दैवीय आत्मा शिवालय की जांच करने का काम सौंपा जाएगा। तन्वी, हम में से कोई भी दिव्य आत्मा पगोडा के रहस्यों को नहीं जानता है। आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? वंश ने उत्सुकता से पूछा। स्टार रिवर एलायंस के किसी व्यक्ति ने मुझमें रुचि ली और मेरे साथ अपने रहस्यों को साझा किया। जैस्मीन ने झूठ बोला। प्रतीत होता है कि प्राचीन सफेद पगोडा को घूरते हुए वह मोटी गहन यिन ऊर्जा को इससे निकलने वाली समझ सकती है। फिर उसने अथर्व से कहा, दिव्य आत्मा पगोडा के सबसे निचले स्तर पर आत्मा के पत्थरों के साथ एक सरणी रखी जानी चाहिए। इसका उपयोग दिव्य आत्मा पगोडा को उड़ाने के लिए किया जाता है। उच्चतम स्तर पर एक और सरणी होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरणी का निर्माण करने के लिए आत्मा सामग्री का क्या उपयोग किया गया था, लेकिन मुझे पता है कि यह कारण है कि दिव्य आत्मा शिवालय आत्माओं को निकाल सकता है।
उस गहरे छेद में मौजूद व्यक्ति पर वर्तमान में कब्जा कर लिया गया है और शायद ये भी नहीं देखा गया है कि दिव्य आत्मा शिवालय गिर गया है। हमें उस सरणी को नष्ट करना चाहिए जो गहरे छेद को छोड़ने से पहले हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या वे दिव्य आत्मा पगोडा पर नियंत्रण हासिल करते हैं और आकाश में चढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने सिर हिलाया। सच यहाँ तक कि मीरा भी किसी भी ध्वनि को बनाने की हिम्मत नहीं करता है जो उसे परेशान कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, वह भी इस द्वीप पर है। वंश और कबीर ने जल्दबाजी में पूछताछ की, अपने लिए सत्यापित करने के लिए छोटी पहाड़ी के शिखर की ओर अपना रास्ता बनाने की तैयारी की। जैस्मिन ने शांति से समझाया, उसने हमारे लिए द्वीप छोड़ने के लिए इशारा किया। उसके बगल में खगोलीय फीनिक्स की हड्डी द्वारा जमीन को छेदते हुए एक गहरा छेद था। उस गहरे छेद के भीतर किसी ने खगोलीय फीनिक्स के सार को अवशोषित किया हो सकता है और एक दिव्य गार्ड में बदल दिया हो सकता है। ये व्यक्ति संदीप की तुलना में और भी अधिक दुर्जय हो सकता है और मीरा का मानना है कि वहां उद्यम करने से केवल हमारे निधन हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन के स्पष्टीकरण के बावजूद वंश और कबीर ने अभी भी अपने लिए स्थिति की पुष्टि करने के लिए छोटी पहाड़ी के चरम पर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने मीरा भी देखा। गहरे छेद के अलावा मीरा उन्हें छोड़ने के लिए भयावह रूप से इशारा कर रहा था। जैस्मिन की आंखें अनिश्चितता से टकराती हैं जैसा कि उसने कहा, अथर्व, मैं दिव्य आत्मा शिवालय से संपर्क नहीं कर सकता। जो कोई भी करीब हो जाता है वह नष्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आप मरने के बिना दिव्य आत्मा पगोडा से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप उस सरणी के करीब पहुंच सकते हैं जो आत्माओं को निकाल सकता है और इसे अपने ड्रैगनवुड भाले के साथ तोड़ सकता है, तो ये काम करना बंद कर देगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अथर्व को देखा, जैस्मिन की आंखें उम्मीद से भर गईं। अथर्व ने आश्चर्य में खुद को इशारा किया। मुझे। जैस्मिन ने गंभीरता से सिर हिलाया क्योंकि उसने कहा, सफेद शिवालय की सबसे निचली मंजिल को कई आत्मा पत्थरों को पकड़ना चाहिए। सरणी का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आत्मा सामग्री भी विशाल मूल्य रखती है। अथर्व ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। ये देखने के बाद कि कैसे वह कबीले के सेवक की मृत्यु हो गई, डर ने अथर्व के दिल में खुद को निहित कर दिया था। वह इसे लापरवाही से संपर्क करने के लिए अनिच्छुक था। जैस्मीन ने अपने दिल में निराशा का एक उछाल महसूस किया क्योंकि वह अथर्व की छाती पर घबरा गई थी। उस चमत्कारी कांस्य लटकन और आपके शरीर को खगोलीय फीनिक्स के सार द्वारा स्वभाव के साथ आपकी आत्मा आपके शरीर पर तन रहेगी, वह उन शब्दों को जोर से कहना चाहती थी। However, she was acutely aware that uttering those words would reveal her true identity. इस प्रकार उसने बलपूर्वक उन्हें फैलाने के लिए आग्रह को दबा दिया। ये देखते हुए कि वह अथर्व को मना नहीं कर सकती है, जैस्मीन ने आहें भरी और दिव्य आत्मा पगोडा की ओर चली गई। इसके बारे में भूल जाओ, मैं इसे अपने दम पर आजमाऊंगा। जैसा कि वह सफेद शिवालय से संपर्क करती है, अथर्व मदद नहीं कर सकी, लेकिन ध्यान दे कि दिव्य आत्मा पगोडा से गहन इन ऊर्जा काफी तेज हो गई थी। तन्वी की सागर के चेतना के अंदर जैस्मिन की करामाती लाल आकृति अचानक एक चमकदार लाल बत्ती के साथ चमकती है, तन्वी को खतरनाक। बूम। तन्वी की चेतना के समुद्र के भीतर लाल आकृति ने दिव्य आत्मा पगोडा द्वारा खींचे जाने के लक्षण दिखाए, जिससे ये बोलबाला हो गया। उसी समय तन्वी को लगा कि उसे प्रतिबंधित करने वाला बल कमजोर हो गया था। उस पर रखा गया प्रतिबंध जैस्मीन भी दिव्य आत्मा पगोडा द्वारा खींचा जा रहा था और ढहने के कगार पर लग रहा था। तन्वी अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस गया और इस बदलाव ने उसे उत्साह से हलचल कर दी। हे, अगर मुझे दिव्य आत्मा पगोडा द्वारा चूसा गया तो क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में जीवित रहेंगे? जैस्मीन ने धीरे से चकमा दिया। यहाँ पैर सेट करने से पहले मुझे नहीं पता था कि सफेद पगोडा द्वीप पर गिर जाएगा। मैं आने की हिम्मत करता था क्योंकि मुझे विश्वास था कि जब तक मैं सफेद शिवालय में प्रवेश नहीं करता था तब तक मैं अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा को स्थिर कर सकता था। लेकिन यहाँ तक कि अगर मुझे दिव्य आत्मा पगोडा में चूसा गया था तो क्या आपकी नाजुक आत्मा एक पल में फटी नहीं होगी? तन्वी की उत्तेजना तुरंत जैस्मीन के शब्दों से घनीभूत हो गई थी, जैसे कि आग पर ठंडे पानी की एक बाल्टी। सफेद पगोडा के सामने जैस्मिन अचानक घूम गया। खून की दो लकीरों ने उसकी नाक से छल किया क्योंकि उसने अपनी आत्मा को निकालने के सफेद शिवालय के प्रयास का जमकर विरोध किया। आतंक और निराशा उसकी आंखों में चमक गई क्योंकि उसने अपने हाथों को अथर्व की ओर बढ़ाया, जैसे कि एक डूबने वाला व्यक्ति अपनी अंतिम आशा के अंत में लोभी। उसके एक बार सुंदर चेहरा रंग से निकला था क्योंकि वह चिल्ला रही थी, अथर्व, मुझे बचाओ।
जल्दी से मुझे वापस खींचो, मुझे दिव्य आत्मा पगोडा से खींचो। उसे लगा जैसे वह एक भयानक पुरुषवादी बल पूरी तरह से शक्तिहीन हो रही थी, उसकी पकड़ से मुक्त होने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो। वह सब कर सकती थी जो अथर्व की सहायता के लिए सख्त चीख और विनती थी। वंश, कबीर एंड एवरीवन एल्स प्रेजेंट वर डीपली शेकन। एक चिल उनके रीढ़ नीचे भाग गया। जैस्मिन ने लंबे समय से वह कबीले के नौकर के बेजान शरीर को पारित कर दिया था और दिव्य आत्मा शिवालय से केवल 10 कदम दूर खड़ा था। दिव्य आत्मा पगोडा से दूर रहो, कबीर ने आदेश दिया। न केवल उसके पास जैस्मीन को बचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उन सभी वफादार को भी आदेश दिया जो अशुभ दिव्य आत्मा पगोडा से आगे की दूरी बनाए रखने के लिए थे। पिता, अन्वी घबराहट में चिल्लाया। वंश ने शांति से अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। Both of us, like her, are merely in the meridian opening realm. If she cannot endure it, then neither can we. Let's not do anything foolish. Seeing the pained expression on Anvi's face, Vansh feared she would act impulsively and quickly reached out to grab hold of her arm. वंश द्वारा संयमित अन्वी केवल जैस्मीन में असहाय रूप से घूर सकता है, दिल की चिंता से भरा हुआ लेकिन किसी भी सहायता की पेशकश करने में असमर्थ। आपने अपने दम पर मौत की मांग की, मुझे इसमें क्यों खींचें? अथर्व ने कहा, उनकी आवाज गुस्से और परेशान अभिव्यक्ति के साथ थी। हालांकि जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने जैस्मीन की ओर एक कदम उठाया। उन्होंने एक कदम उठाया, उसके बाद एक सेकंड, फिर एक तिहाई। अथर्व ने असुविधा का कोई संकेत नहीं दिखाया। अन्वी की दृष्टि धुंधली हो गई और जब ये साफ हो गया तो अथर्व पहले ही जैस्मीन के पक्ष में पहुंच गया था। अथर्व ने संकोच नहीं किया। उन्होंने मजबूती से जैस्मीन की पतली कमर को पकड़ लिया और तेजी से वापस ले लिया। भाई अथर्व, अन्वी अपने पिता की मुट्ठी में उत्साह से झपट्टा मारता था। उसका गोल चेहरा एक पका हुआ सेब जैसा दिखता था, उत्तेजना के साथ लाल हो जाता था क्योंकि वह चिल्लाता था और खुश हो जाता था। कबीर, वंश और उनके नौकर सभी मूर्ख आंखों से देखते थे। अथर्व की आत्मा ने उसका शरीर नहीं छोड़ा। ये दिव्य आत्मा पगोडा द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, जैस्मीन ने उसे अजीब तरह से देखा, एक अजीबोगरीब प्रतिभा के साथ चमक रही आंखें। तन्वी के सागर के चेतना में जैस्मीन ने एक विजयी गिड़गिड़ाहट को बाहर कर दिया। केवल तन्वी ही इस हंसी को सुन सकता था जो खुशी और खुशी के साथ था। स्वोश, अथर्व एक पलक झपकते ही लौट आए। उसने जमीन पर वापस रखने से पहले जैस्मीन को स्थिर कर दिया। उनकी तेजी से परिभाषित विशेषताओं को ठंडक और अधीरता के साथ उकेरा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा, अगली बार जब आप मौत की तलाश करते हैं तो मुझे मदद के लिए पूछने से परेशान न हो। जैस्मिन का चेहरा पीला था, अनुभव से काफी हिलाया गया था। She casually wiped away the traces of blood beneath her delicate, straight nose. Using her bright, star-like eyes, she gazed at Atharv's face without saying a word. She completely ignored Vansh, Kabir, and their servants. It was like they were invisible. उसके टकटकी के तहत अथर्व की असुविधा को देखते हुए जैस्मीन ने एक कोमल आवाज में कहा, क्या आप ठीक नहीं हैं? मेरा अंतर्ज्ञान सही था। आप दिव्य आत्मा पगोडा से प्रभावित नहीं है। अथर्व चुप रहे। उन्होंने किसी भी असुविधा का अनुभव नहीं किया था और न ही उन्हें अपनी आत्मा को खींचने वाली पुरुषवादी बल की कोई सनसनी महसूस हुई। अध्याय 44, खोखली खोपड़ी। सेंट्रल लेक द्वीप पर सफेद पगोडा ने एक बेहोश प्रकाश उत्सर्जित किया जिससे एक भयानक और भयावह आभा थी। जैसा कि समूह में सभी ने अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने दिवंगत आत्माओं के बारे में सुना। एक कपकपी ने अपनी रीढ़ की ओर भागा। सफेद पगोडा को देखते हुए अथर्व मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह महसूस करता है कि सफेद शिवालय हानिरहित था क्योंकि इससे उसे कोई भी असुविधा नहीं हुई थी। व्हाइट पगोडा रहस्यमय भयावह आत्मा मंदिर से संबंधित था और आत्मा और आत्माओं की तलाश करने की क्षमता थी। हालांकि यह उसे अनदेखा करने के लिए लग रहा था और उसकी आत्मा की जांच करने से परहेज किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे बचाने के लिए आए, जैस्मीन ने कहा, उसके होठों को शुद्ध करते हुए उसकी उज्ज्वल आंखें खुशी और संतुष्टि के साथ चमकती हैं। अथर्व ने अपने भौंक को बुना और ठंड से कहा, यदि आपने मेरे साथ यह अच्छी तरह से इलाज किया होता, जब हम पहली बार एकांत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे तो मैं ब्लैकवाटर तालाब के तल पर आपके लिए एक आंख नहीं मोड़ता। जैस्मिन चौंका हुआ था। इस बीच तन्वी की सागर के चेतना में उसने गर्व से तन्वी की बेहोश आत्मा को संबोधित किया, ये देखो कि जब आप ब्लैकवाटर तालाब में गिर गए तो उसने आपको बचाया, लेकिन उसने मुझे बचाया।
तन्वी ने अपना सिर पछतावा में लटका दिया क्योंकि उसने कहा, अगर केवल मुझे पता था कि वह बहुत उल्लेखनीय था तो मैंने उसके साथ बेहतर व्यवहार किया होगा। जैस्मीन ने एक मजाक के साथ अपना सिर हिलाया। आपके पास अंतर्दृष्टि की कमी है। आप और मनोज दोनों 7 प्रमुख कुलों से हैं। मनोज ने अपनी क्षमता को देखा और जल्दी से उस पर पहुंच गए। लेकिन आप, हालांकि आप उससे पहले मिले थे, आप उसके वास्तविक मूल्य को देखने में विफल रहे और उसे एक साधारण शिकारी की तरह व्यवहार किया। तन्वी चुप हो गया। जैस्मिन के शब्दों ने उसके भीतर एक राग मारा। हालांकि तन्वी ने शुरू में अथर्व के साथ एकांत पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया था, मनोज वह था जिसने एक जैतून की शाखा को बढ़ाया और अथर्व के ट्रस्ट को अर्जित करने के लिए काम किया। जब तन्वी को यह एहसास हुआ तो उसने अथर्व को वापस जीतने की कोशिश करने के बजाय धमकी का सहारा लिया। अंततः अथर्व ने चांदी की थैली को फेंक दिया था। उसने उसे जमीन पर भुगतान किया था, जिससे उसका रोजगार समाप्त हो गया। जैसा कि उन्होंने साइडलाइन से दिव्य आत्मा पगोडा को देखा, कबीर ने अपने गौरव को नीचे रखना और जैस्मिन को दृष्टिकोण करना मुश्किल पाया। इसके बजाय उन्होंने अथर्व की ओर रुख किया और कहा, छोटे भाई, चूंकि आप अप्रभावित हैं, आप दिव्य आत्मा पगोडा के शीर्ष तल पर क्यों नहीं जाते हैं और सरनी को नष्ट कर देते हैं। एक अजीब मुस्कान के साथ वानश ने समझौते में सिर हिलाया। दिव्य आत्मा पगोडा के उनके डर ने उन्हें खतरे में होने पर जैस्मिन की मदद करने से रोक दिया, जिससे उन्हें अपनी उपस्थिति में शर्म महसूस हो रही थी। हालांकि जैस्मिन अप्रभावित लग रहा था, वह केवल अथर्व से संबंधित थी। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या आप सरनी को नष्ट कर सकते हैं? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे। पापी आत्मा मंदिर की दिव्य आत्मा पगोडा आपको चोट नहीं पहुंचा सकती है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। जिस क्षण आपने इस केंद्रीय झील द्वीप पर पैर रखा, यह आकाश से गिर गया ऐसा लग रहा था। आपसे डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनकर भीड़ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन याद रखें कि कैसे सफेद पगोडा आकाश से गिर गया था और न ही जमीन कांप गई थी। उन्होंने गहरी भ्रम के साथ अथर्व को देखा। शायद जो कुछ हुआ था वह सब के बाद संयोग नहीं था। मैं एक नजर ले जाऊंगा, अथर्व ने पूरी तरह से कहा। अथर्व को भी एक अकथनीय एहसास था कि दिव्य आत्मा शिवालय उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि ये सिर्फ एकांत की भावना थी और उसके पास इसे वापस करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अपना मन बनाकर अथर्व अब संकोच नहीं करता है। वह हाथ में अपने ड्रैगनवुड भाले के साथ सफेद पगोडा की ओर चला गया। उसकी गति तेज हो गई और वह अब अपने परिवेश को सावधानी से देखने के लिए रुक नहीं गया। एक पल बाद वह सफेद शिवालय के सामने के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। सभी की निगाहें अथर्व पर थीं। वे सभी खुद अथर्व की तुलना में अधिक घबराए हुए और असहज लग रहे थे। जैस्मीन शांत और रचना बना रहा। उसका छोटा सफेद हाथ उसकी कमर पर आराम करता था। उसकी अभिव्यक्ति अयोग्य थी। यह मेरा शरीर है। तन्वी ने जैस्मिन के आंदोलन को महसूस किया और बमुश्किल क्रोध को दबा दिया। जिन स्थानों को उन्होंने छुआ वे भी मेरे शरीर का हिस्सा हैं। जैस्मिन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह तन्वी की चेतना के समुद्र के शून्य में तैरती थी। अगर मैं चाहता तो मैं इस शरीर को अपना बना सकता था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आपको रखने और आपकी पहचान को संभालना कोई बुरा विचार नहीं है। यद्यपि आपकी खेती की प्रतिभा में कुछ कमी है, लेकिन इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के तरीके हैं। ये सिर्फ समय और संसाधन लेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तन्वी ने अब अपने गुस्से को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में उसके असंतोष को दबा दिया। इस बीच अथर्व ने सफेद पगोडा में प्रवेश किया था। एक मोटी आध्यात्मिक क्यूई ने कमरे को अनुमति दी। दिव्य आत्मा पगोडा की पहली मंजिल पर आध्यात्मिक क्यूई केंद्रीय झील द्वीप की तुलना में कई गुना अधिक मोटा था, जो एक सफेद धुंध की तरह कमरे को भरता था। पराभासी और चमकदार क्रिस्टल के टुकड़ों को पगोडा के फर्श पर व्यवस्थित किया गया था, जो एक जटिल और रहस्यमय सरणी बनाने के लिए वापसी 1 के लिए चीनी चरित्र के आकार में रखी गई थी। इनमें से प्रत्येक आकृतियां परस्पर जुड़ी हुई थीं। उज्ज्वल रोशनी उज्ज्वल क्रिस्टल के भीतर पानी की तरह बहती थी जो उन्हें बनाती थी। इन क्रिस्टल पर खड़े होकर अथर्व ने क्यूई पोषण दिव्य दैविन कला को सक्रिय किया। एक अतुलनीय समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई उज्ज्वल क्रिस्टल से बढ़ गया। असीम आध्यात्मिक क्यूई एक झरने की तरह अपने दांता में कैद कर दिया, सीधे अपने आध्यात्मिक समुद्र में बह गया। ये बेदाग था, शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई के विपरीत इसे शुद्ध या परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ये बेहद प्रचुर मात्रा में था। अथर्व को लगा जैसे कि एक पूरी झील का आध्यात्मिक क्यूई उसके पास गया था। थम्प थम्प थम्प। अथर्व के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि वह अविश्वास में उसके नीचे सरनी को घूरता था।
ये सबसे अच्छी खेती की जगह थी जो कल्पनाशील थी। यदि वह उज्ज्वल क्रिस्टल के साथ खेती करता है तो अपने आध्यात्मिक समुद्र को आध्यात्मिक शक्ति से भरना एक हवा होगी। वह निस्संदेह क्यूई प्रैक्टिसिंग रियल की अड़चन के माध्यम से टूट जाएगा और अगले दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक क्यूई होगा। दिव्य आत्मा पगोडा के चमत्कारों में लेते हुए अथर्व ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। ये समय नहीं था। अथर्व ने सीढ़ियों को ऊपर की ओर पाया, उज्ज्वल क्रिस्टल पर दूसरी नजर डालने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह सफेद शिवालय पर चढ़ गया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें खाली थीं। पगोडा के फर्श और संरचना का निर्माण एक ही सामग्री से किया गया था, जो एक विशाल प्राणी की सफेद हड्डियों से मिलता जुलता था। अथर्व ने संकोच नहीं किया। वह सीधे द डिवाइन स्पिरिट पगोडा की 5वीं और अंतिम मंजिल पर गया। 5वीं मंजिल पर एक विशाल खोखली हाथीदांत सफेद खोपड़ी थी। खोपड़ी का शीर्ष खाली था, खोखले आंखों के सॉकेट्स और चीकबोन्स के साथ। अनगिनत भूतिया स्पष्टता कीड़ों की तरह झुंड खोखले खोपड़ी के अंदर एक जीवित को घेर लिया। जैसा कि अथर्व चौंकाने वाली दृष्टि से उबर गया, उसने शोर का एक अंतहीन कैकोफनी सुना, हताश चीखें, उन्मादी गर्जना, दलीलें और असीम नाराजगी और दुनिया की ओर शाप। 5वीं मंजिल भटकने वाली आत्माओं और भूतों सहित भयावह संस्थाओं के असंख्य से भरी हुई लग रही थी। उसने जल्दी से अपने दिमाग को शांत कर दिया, उन अजीब शोरों के पीछे के विशिष्ट अर्थों को बहुत करीब से सुनने से इनकार कर दिया या ये सोचने के लिए कि वे कहां से आए थे। इसके बजाय उसने खोखले खोपड़ी के केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। खोखली खोपड़ी के अंदर एक काला कछुआ था। आसपास की आत्माओं और भूतों की तरह ये ईथर रूप में था, हालांकि यह उन सभी से बड़ा था। काला कछुआ खोखले खोपड़ी के केंद्र में तैरता था, भूतिया से घिरा हुआ था जो धीरे धीरे अपनी चेतना को दूर कर रहा था। स्थिति का अवलोकन करते हुए अथर्व को एहसास हुआ कि आवाज भूतिया से आ रही थी। कई भूतिया स्पष्टताएं बहुत बड़े काले कछुए के चारों ओर घूमती हैं, अपने विचारों और इच्छाशक्ति को बादल देती हैं। काला कछुआ तेजी से भ्रमित और भटकाव हो गया, लगभग अपनी भावना को खो दिया। खोपड़ी विशेष सरणी है, अथर्व को एहसास हुआ। जैसे ही वह संपर्क किया, शुद्ध गहन यीन ऊर्जा का एक उछाल उसकी ओर बढ़ गया। खोखली खोपड़ी जेड स्टोन से बना था, जो गहन यीन ऊर्जा के साथ है। ये जेड पत्थर ग्रे नहीं थे, लेकिन शुद्ध सफेद थे। इन जेड पत्थरों में गहन यीन ऊर्जा ग्रे पत्थर की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध थी, जो उसने पत्थर के ढेर में पाया था। इन जेड पत्थरों में केवल गहन यीन ऊर्जा शामिल थी, न कि आध्यात्मिक क्यूई या अन्य ऊर्जा। अथर्व ने खोपड़ी के पास पहुंचना जारी रखा, सावधानी से अपनी भयानक चिलिंग आभा के बारे में पता किया। इस बीच उनकी छाती पर दरवाजे के आकार का कांस्य लटकन गर्म होने लगा। जैसा कि कांस्य लटकन गर्म किया गया था, खोपड़ी के अंदर का काला कछुआ अचानक कुछ समझ में आ गया। आत्मा कछुए ने अपनी जागरूकता हासिल करने के लिए संघर्ष किया और अथर्व का सामना करने के लिए खुद को समायोजित करने के लिए महान प्रयास किए। आखिरकार इसने युवक की दृष्टि को पकड़ा, एक भाला को छोड़ दिया जैसे कि एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने की तैयारी। सबसे पहले इसकी आंखें अचानक परमानंद की एक नज़र में बदल जाने से पहले भ्रम की स्थिति में आ गईं। हालांकि जैसा कि काले कछुए ने अथर्व का अध्ययन किया, ये जल्द ही एहसास हुआ कि वह व्यक्ति नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक गहरी निराशा ने इसकी अभिव्यक्ति को भर दिया। भले ही यह एक ईथर रूप में मौजूद था और एक भौतिक शरीर के अधिकारी नहीं थे, काले कछुए के जटिल और कभी बदलते हुए टकटकी के रूप में ये देखता था कि अथर्व ने अपने अंतरतम विचारों को धोखा दिया था। यहाँ तक कि मौखिक संचार के बिना अथर्व अपनी आंखों में देखकर ब्लैक टर्टल के विचारों को पढ़ सकता था। मैं इस खोपड़ी को नष्ट कर दूंगा और आपको मुक्त कर दूंगा, अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। आखिरकार यहाँ आने में उनका एकमात्र उद्देश्य सरनी को नष्ट करना था। उन्होंने अपने ड्रैगनवुड भाले को पकड़ लिया और इसे खोपड़ी पर फेंक दिया। क्लैंग, स्पीयरहेड के रूप में धातु की गूंजती हुई जेड स्टोन। हालांकि एक चिंगारी भी प्रतीत होता है कि असंगत जेड पत्थर से नहीं उड़ता था।